हेलो बच्चों। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला क्लास शुरू किए थे, मतलब पुष्पी पद्मों की आकारिकी। इसमें मैं बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना, जैसे कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं, अर्ली स्टेज में कौन कौन से टिश्यू आते हैं, कौन परमानेंट टिश्यू होता है, कौन जो रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम लोग उन्हीं टिश्यू का एक सिस्टम बना हुआ रहता है, एक तंत्र बना हुआ रहता है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टिश्यू सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ऊतक तंत्र नाम क्यों दिया गया है वो जानते हैं पहले। तो हम जानते हैं कि सेल जो रहती है अरेंज होती है, सेल क्या रहती है? अरेंज होती है। और अरेंज होकर क्या बनाए हुए रहती है? टिश्यू बनाई हुई रहती है। मतलब बोला जाए कि ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। तो ग्रुप ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और जब ऊतक आपस में, है ना, एक दूसरे के कार्यों को, है ना, संपन्न करते हैं या एक दूसरे के कार्यों से रिलेटेड संबंधित होते हैं तो एक तंत्र बनाते हैं। तो मान लो ये सभी जो है सेल एक क्या बनाया हुआ है? ग्रुप बना के क्या क्या बनाए हैं? ये टिश्यू बनाए हैं। और ये टिश्यू, है ना, समान कार्य करने लग गए तो एक ही तंत्र के हिस्से हो जाएंगे। जैसे कि मान लो क्लास कोई भी रहता है, जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड ऐसे रहती है। लेकिन जब क्लास फर्स्ट में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं उसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं, है ना। कि क्लास वन ए सेक्शन, क्लास टू, है ना, मतलब क्लास वन का ही बी सेक्शन, ऐसे। वैसे यहाँ पर भी ऊतक बहुत सारे हैं, लेकिन जो ऊतक एक ही तरीके से काम करता है उसको एक तंत्र या एक सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है ना। ऐसे ऐसे हम लोग 3 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी और ऊतक आती है। ठीक है, तो ऊतक तंत्र में ऊतक तंत्र क्यों बोला गया है उसको हम लोग समझ गए। उसके बाद में हम लोग जानते हैं क्या, देखो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऊतक तंत्रों को। तो संरचना और स्थान मतलब लोकेशन, संरचना और स्थान कैसी है ऊतकों की, उसके आधार पर ऊतक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं। किसके आधार पर? देखो कोई भी चीज का जब प्रकार रहता है ना, मतलब टाइप्स रहते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई बेस रहता है। बेस का मतलब आधार, कि किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर टिश्युओं के मतलब ऊतक तंत्र की संरचना और उसके स्थान के आधार पर ही कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3 भाग में डिवाइड किया गया है ना। तो याद रखना चाहिए कि यहाँ पर ये 3 जहां पर भी रहते हैं वहां से क्वेश्चन बनाते हैं कि निम्न में से कौन जो है ऊतक तंत्र के प्रकार नहीं है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला कोई क्या है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होती है, दूसरा क्या है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा क्या है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसको हम लोग, है ना, शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर, है ना, इंग्लिश नाम भी है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसको हम लोग ईटीएस बोलते हैं, मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। दूसरा कौन सा? जीटीएस मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होती है। और तीसरा होती है वीटीएस मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होते हैं। मतलब कुल मिलाकर 3 टिश्यू सिस्टम है, 3 ऊतक तंत्र है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में जानते हैं। पहला जो है यहाँ पर 3 टिश्यू सिस्टम है, उसमें से पहले के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें होती है इसमें। देखें, यह पूरे पौधे के शरीर का सबसे बाहरी आवरण होता है। पूरे शरीर मतलब पूरे पौधे के शरीर मतलब चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, वह ना, या कोई भी चीज जो उसके कायिक अंग होते हैं उनके बाहरी हिस्सा। तो बाहरी हिस्सा क्या होती है? यहाँ पर एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस वाला एरिया जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। पहले बात तो इसमें ये जानना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से, है ना, कोशिका मतलब कोशिकांगों के ग्रुप आती है, तो उसको जानना है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस की कोशिकाएं आती है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन आती है? एपिडर्मल सेल आती है। उसके बाद में दूसरा कौन आता है? रंध्र आते हैं। और तीसरा कौन सा आता है? एपिडर्मल अपेंडेजेस आते हैं। अपेंडेजेस का मतलब उपांग बोलते हैं जिसको, है ना। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं? ट्राइकोम और रोम शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बोला जाए कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसमें कौन कौन लोग आते हैं करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्या है? तो पहला तो एपिडर्मिस आती है। एपिडर्मिस जो है सबसे क्या है? आउटर लेयर है। आउटर लेयर प्लांट के, है ना, सबसे बाहरी भाग होती है एपिडर्मिस। दूसरा नंबर में आते हैं कौन से? तो स्टोमेटा भी किसी किसका हिस्सा है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का हिस्सा है। तो स्टोमेटा मतलब क्या होती है? रंध्र। ठीक है, और तीसरा क्या होते हैं? तो अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब उपांग भी आते हैं। उपांग का मतलब और कुछ ऐसे चीज जो इसमें प्रेजेंट होती है इस टिश्यू सिस्टम में। तो कौन कौन से?
जैसे कि कौन आती है, ट्राइकोम आती है, और दूसरा कौन से आती है, हेयर्स आती है, मतलब रूट हेयर बोल सकते हैं, रूट हेयर्स आती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बोला जाए कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत इन लोग आते हैं, और इसमें प्रेजेंट रहने वाली सेल वगैरह के बारे में भी हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक प्लांट का डायग्राम दिखाया गया है, इसको हम लोग है ना ऐसे कट करके देख रहे हैं, तो कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे आउटर लेयर जो है ये वाली, ये कौन सी लेयर है, ये एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस वाले लेयर में ना क्या प्रेजेंट होती है, यदि वो स्टेम है तो क्यूटिकल रहती है, स्टेम नहीं रहता तो क्यूटिकल रहते भी नहीं है ना। ट्राइकोम है, स्टेम है तो ट्राइकोम रहती है, रूट में ट्राइकोम नहीं रहते, है ना। उसके अलावा यहाँ पर देखो गार्ड सेल वगैरह, डर्मल टिश्यू वगैरह के बारे में दिखाया है, इसके बारे में अभी जानते हैं। यहाँ से हमें एक चीज जानने को मिला कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, तो तीन चीजें, कौन कौन सी, एपिडर्मिस सबसे बाहरी भाग, फिर दूसरा कौन सा, स्टोमेटा रंध्र, और तीसरा उपांग, मतलब एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, एपिडर्म से ही क्या होते हैं ओरिजिनेट, तो ट्राइकोम एंड रूट हेयर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं, ये ट्राइकोम जो रहती है ना स्टेम में रहती है, और ये जो रहती है ना कहाँ पर रहती है, रूट में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे भी। ट्राइकोम जो रहती है ना, ये बात भी याद रखना, इन लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने कि ट्राइकोम जो रहती है मल्टी सेलुलर होती है, ये मल्टी सेलुलर, जबकि ये क्या रहती है, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ट्राइकोम एंड रूट हेयर में जब भी डिफरेंस पूछेगा तो ट्राइकोम प्रेजेंट होती है कहाँ पर, स्टेम में, और रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, रूट में प्रेजेंट होती है। ये मल्टी सेलुलर होती है, ये यूनिसेलुलर होती है। और भी डिफरेंस जानने की कोशिश करें तो ये ब्रांच्ड या अब्रांच्ड हो सकती है, ब्रांच्ड या एंड अनब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड। ठीक है, और ये क्या रहते हैं, ये रूट हेयर जो रहते हैं धागे नुमा थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, मतलब महीन, मतलब होते हैं, मतलब महीन, मतलब पतली थीन लेयर होते हैं, थ्रेड लाइक थीन लेयर होती है। तो कभी भी है ना ट्राइकोम एंड रूट हेयर के बीच में डिफरेंस पूछेंगे तो ऐसे जानना है, मल्टी सेलुलर वाला जो बात है ना यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पर रहती है, ट्राइकोम एंड रूट हेयर कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, उसको भी बता दिया मैंने कि रूट में प्रेजेंट है और स्टेम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा और भी बात करें हम लोग, तो ये जो ट्राइकोम वाला जगह है, या बोल सकते हैं एपिडर्मिस वाली जगह में, यहाँ पर स्टेम जब रहती है ना, तो स्टेम रहती है तो उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल, क्यूटिकल, और क्यूटिकल के रहने की वजह से क्या करती है, ये वाटर लॉस से बचाती है, वाटर लॉस से बचाती है। कौन, ये जो क्यूटिकल रहती है वो, देखो सीधी सी बात है कि जो स्टेम वाला हिस्सा होता है ना, वो कहाँ कहाँ पर रहता है, आउटर लेयर में, मतलब पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर में रहती है। तो कहीं ना कहीं उसको बाहरी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, लाइट, टेम्परेचर और ये सब एयर वगैरह, सबसे उसको कांटेक्ट होना है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन वगैरह लगातार होते रहेगी, क्यों, क्योंकि लाइट आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वाष्पोत्सर्जन होते, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का लॉस होता है। तो ऊपर में क्यूटिकल का एक लेयर होती है जिसकी वजह से ज्यादा पानी जो है ना ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, वाटर लॉस से बचाने के लिए स्टेम में क्या होती है, क्यूटिकल होती है। जबकि रूट की बात करते हैं, है ना, तो रूट में क्यूटिकल अब्सेंट होती है, ये बात भी याद रखना, क्यूटिकल अब्सेंट। ठीक है, यही सबसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कौन कहाँ पर होती है, कैसे होती है। तो एपिडर्मिस में ही, इसी लेयर में क्यूटिकल है, लेकिन स्टेम में है, रूट में नहीं होती। और स्टेम में है तो क्या करती है, वो वाटर लॉस से बचाती है। मतलब एआर वाले क्वेश्चन बनाते हैं इन सब जगहों से, क्यों, क्योंकि सीधा पूछेंगे कि क्यूटिकल आर प्रेजेंट इन स्टेम बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ दैट आर प्रिवेंट वाटर लॉस, है ना, ऐसा करके क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो क्या करती है, वाटर लॉस से बचाती है, इसीलिए क्रिटिकल प्रेजेंट होती है कहाँ पर, स्टेम में, है ना। तो ये भी अभी और भी बहुत सारी बातें जानेंगे इसमें, है ना, तो देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में जो भी बात बताए वही है। यह प्राथमिक पौधे के शरीर की सबसे बाहरी परत है, सीधी सी बात है। प्राथमिक पौधे का मतलब जिस टाइम में प्राइमरी ग्रोथ होता है ना, उस टाइम में शुरुआती स्टेज में जब प्लांट ग्रोथ करने वाला रहता है तो उसके सबसे आउटर लेयर क्या रहती है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस लेयर चाहे वो शुरुआत रहे चाहे पौधे के अंतिम रहे, वो एपिडर्मिस लेयर बाहर में ही रहेगा। ठीक है, तो पौधे के शरीर की सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस, आमतौर पर एकल स्तरित होती है ना, बात याद रखना,
कि जो एपिडर्मिस होती है ना वो एक ही लेयर से मिलकर बनी रहती है। जैसे मान लो बाहर में से सेल लेयर है, तो सेल लेयर में एक ही स्तर है, इसको एक स्तर ऐसे बोलते हैं। दो स्तर का मतलब ये ऐसे हो जाता है, एक और स्तर ऐसी हो जाता है, ये दो है। लेकिन एपिडर्मिस कौन कितनी होती है, कितनी स्तर की होती है? तो एपिडर्मिस एक ही स्तर की बनी हुई रहती है, एक ही स्तर की। तो किसकी एक ही स्तर? तो सेल की एक ही स्तर की बनी हुई रहती है एपिडर्मिस। ये लंबी होती है, इलोंगिनेट होती है, कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जैसे इलोंगिनेट, इलोंगिनेट का मतलब ऐसे, ये इलोंगिनेट होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई रहेगी, है ना, रूप से व्यवस्थित रहती है। और यह पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बना रहता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन सी कोशिका है पूछेंगे ना, तो एपिडर्मल सेल किससे बनी होती पूछेंगे, तो यहाँ पर रहती है पेरेनकाइमा सेल। और जानते हैं हम लोग पेरेनकाइमा सेल होती क्या है? तो ये होती है, पेरेनकाइमा सेल होती क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला भाग क्या होता है? पहला जो सेल लेयर है वो पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी रहती है, एपिडर्मिस, है ना, जिसमें कोशिका भित्ति को अस्तर करने वाली साइटोप्लाज्म की छोटी मात्रा होती है और एक बड़ी रिक्तिका होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, एपिडर्मिस के लिए क्या क्या खास बात है करके पूछेंगे तो बताना है हमें क्या, कि एपिडर्मिस जो है पैरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई है, पहला। दूसरा, इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा कम है, साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या है? कम। ठीक है, क्यों कम है? क्योंकि आउटर लेयर है, लगातार ट्रांसपीरेशन वगैरह होते रहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी मतलब क्या हो गया? साइटोप्लाज्म कम हो जाती है, क्योंकि वाटर ही सबसे ज्यादा मात्रा में रहती है। उसके अलावा ना यहाँ का एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्यूल रहती है ना वो बड़ी रहती है। वैक्यूल क्या रहती है? बड़ी। यहाँ की वैक्यूल क्या रहती है? बड़ी रहती है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है एपिडर्मल सेल का। जो एपिडर्मिस वाला लेयर जो बनाई हुई है पैरेनकाइमेटस सेल, है ना, उसकी वैक्यूल क्या रहती है? बड़ी रहती है। बात याद रखना कि एपिडर्मल सेल के लिए कौन सी बात सही नहीं है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला बात क्या है कि एक ही स्तर की बनी हुई है ना। दूसरा बात क्या है कि पैरेनकाइमेटस होती है। तीसरा बात क्या है कि साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है। और चौथा बात क्या है कि इसकी वैक्यूल जो रहती है क्या रहती है? बड़ी रहती है। सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद में और देखते हैं हम लोग, एपिडर्मिस के बाहरी हिस्से को अक्सर मोमी परत, मोटी परत, क्यूटिकल से ढक दिया जाता है। यह पानी के नुकसान को रोकता है। जड़ों में क्यूटिकल अनुपस्थित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि देखो हम जानते हैं कि जो प्लांट का आउटर लेयर में रहेगा वो कहीं ना कहीं, है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइट, धूप, टेम्परेचर, एयर, बहुत सारी चीजों से क्या करता रहेगा? फेस करता रहेगा। तो फेस करेगा तो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पर ना मोमी पदार्थ होती है, वैक्सी लेयर होती है किसकी? क्यूटिकल की। और उस क्यूटिकल की वजह से वो क्या करती है? पानी के नुकसान मतलब वाटर लॉस को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। तो ए आर वाले क्वेश्चन बनेंगे इधर से, मैंने तो याद रखना। और एक बात याद रखना है और, कि ये जो रहती है ना कहाँ पर रहती है? तो कहाँ के एपिडर्मिस में? तो स्टेम के एपिडर्मिस, स्टेम के एपिडर्मिस में मोमी लेयर होती है। एपिडर्मिस में कौन सी लेयर? मोम की बनी हुई लेयर है, क्यूटिकल। जबकि जड़ों में क्या होती है? ये अनुपस्थित होती है, क्यूटिकल ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। उसी बात को मैं यहाँ पर बताया कि रूट में ये क्या रहता है? क्यूटिकल एब्सेंट रहते हैं, लेकिन स्टेम में क्यूटिकल है, क्योंकि वाटर लॉस से उसको बचाना रहता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात क्लियर हुआ होगा एपिडर्मिस के लिए, है ना। उसके बाद में और देखते हैं आगे। अगला है रंध्र। ठीक है, रंध्र के बारे में जानते हैं कि रंध्र क्या होती है। रंध्र, इसको इंग्लिश में बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। मतलब क्या होती है? रंध्र। तो देखिए, वे पत्तियों के एपिडर्मिस में मौजूद होती है। किसके? पत्तियों के एपिडर्मिस में मौजूद है। वे वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय को नियंत्रित करती है ना। अब देखो, रंध्र के बारे में तो हम जानते हैं, पहले से पढ़े हैं, बचपन में भी पढ़े थे, है ना, कि पत्तियों में पाई जाती है रंध्र। और उसके द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सचेंज होते हैं, गैसीय विनिमय होता है, ऐसा जानते थे। लेकिन भाई एनसीईआरटी में एक जगह और लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये रंध्र जो रहती है ना वो तनों में भी पाई जाती है, तनों में। लेकिन पत्तियों से हम लोग तुलना करेंगे तो पत्ती की तुलना में क्या है? पत्ती की तुलना में कम, तुलना में क्या होती है? कम होती है।
है ना। हमें लगता था कि रंध्र सिर्फ कहाँ पर होते हैं, पत्ती में, लेकिन तनों में भी क्या पाई जाती है ना, तनों में भी क्या पाई जाती है, रंध्र पाई जाती है। और वही रंध्र कुछ समय के बाद में फिर बाद में लेंटिसेल्स वगैरह वात रंध्र में बदल जाते हैं। ठीक है, तो रंध्र भी पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, है ना। और एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं, जहां पर डाइकॉट स्टेम लिखा है ना, वहां पर लिखा है कि एपिडर्मिस में, कि एपिडर्मिस लेयर में, स्टेम के एपिडर्मिस लेयर में ट्राइकोम पाई जाती है तथा कुछ रंध्र होते हैं भी लिखा है, कुछ रंध्र होते हैं। ठीक है, अभी तो ये तने में पाई जाती है वाला बात बताया, वरना तो हम पत्ती को तो जानते हैं रंध्र होती है उसको। ठीक है, तो एपिडर्मिस में मौजूद होती है। तो बताओ ये करती क्या होगी स्टोमेटा, रंध्र का मतलब छिद्र होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय को नियंत्रित करती है, सीधी सी बात है। वाष्पोत्सर्जन का सीधा सा मीनिंग है ना, किसका लॉस होना, तो यहाँ पर याद रखेंगे H2O का वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में क्या होना, हानि होना, क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन होता कहलाता है। और लगभग 85 से लेकर 90% जो वाष्पोत्सर्जन है, या बोल सकते हैं 80 से 85% वाष्पोत्सर्जन, पानी का वाष्प के रूप में हानि होना, वो रंध्रों द्वारा ही होती है। उसके अलावा वात रंध्र वगैरह के द्वारा भी होती है ना, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। अभी तो हमें याद रखना कि वाष्पोत्सर्जन का मतलब पानी का वाष्प के रूप में क्या होना, हानि होना। और दूसरा काम क्या करती है ये रंध्र, गैसीय विनिमय करती है। तो गैसीय विनिमय कैसे, तो भाई एटमॉस्फेयर से, ये एटीएम है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पर लेके जाएगी, लीप में लेके जाती है। और लीप में जो है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन रिलीज हुआ रहता है, उसको एटीएम में लेके जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो विनिमय होता है उसी को हम लोग गैसीय विनिमय बोलते हैं। क्योंकि हम लोग भी अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़े हुए रहते हैं कि एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है, पढ़ते हैं। और पढ़ते भी नहीं तो इसको महसूस भी करते हैं, जैसे लगातार हम ऑक्सीजन ले ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। सेम प्लांट भी वही काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ग्लूकोज बनाएगा, फिक्सेशन करेगा, और बाद में ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिलीज भी करता है। तो गैसियस एक्सचेंज जो करवाती है ना, वो क्या है, रंध्र। ठीक है, इसके आगे देखें, एक रंध्र दो बीन के आकार की कोशिकाओं, एक रंध्र कैसे दिखाई देती है, दो बीन, बीन का मतलब सेव के बीज के जैसा, बीन के आकार की कोशिकाओं, गार्ड कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तो रंध्र कैसे होते हैं, दो कोशिका, दो अलग अलग सेल है, ऐसे एक सेल ये है, एक दूसरा सेल ये, दो अलग अलग सेल से मिलकर बनी हुई रहती है, कौन, है ना, दो प्रकार के अलग अलग सेल नहीं, दो एक ही सेल है, गार्ड सेल, उसी से मिलकर बने हुए रहते हैं एक रंध्र। और घास में पाई जाने वाली जो रंध्र है ना, गार्ड कोशिकाएं डंबल के आकार की होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि घासों में का जो स्टोमेटा होता है या रंध्र है ना, वो कौन से शेप की होती, पूछते हैं, तो डंबल शेप की होती है। तो डंबल हम देख भी सकते हैं यहाँ से, डंबल, डंबल जानते भी होंगे, ऐसे है ना, बॉडी बनाने के लिए डंबल का यूज करते हैं जिम में। तो डंबल के जैसे दिखाई देती है, किसमें प्रेजेंट रहने वाली स्टोमेटा, रंध्र में, किसमें, घास में प्रेजेंट रहने वाली जो स्टोमेटा या रंध्र होती है या गार्ड सेल होती है, वो कैसे दिखाई देती है, डंबल शेप दिखाई देती है। हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं, स्टोमेटा ओपन होता है उस टाइम में, और स्टोमेटा क्लोज होता है उस टाइम में। डंबल शेप्ड गार्ड सेल होते हैं, किसमें, घासों में होती है। ठीक है, इसके बारे में भी और जानेंगे, इसके आगे और देखते हैं। गार्ड कोशिकाओं की, है ना, मतलब गार्ड सेल की बाहरी दीवारें रंध्र छिद्र से दूर पतली होती है और भीतरी दीवारें रंध्र छिद्र की ओर अत्यधिक मोटी होती है ना। ये सब लाइन से क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, नीट में, है ना, कि गार्ड सेल का जो आउटर लेयर होता है, देखो सेल है, सेल में तो दो ही लेयर रहेंगे, जैसे मान लो एक आंतरिक लेयर रहेगा, एक बाहरी लेयर। तो गार्ड सेल की बाहरी दीवारें मतलब बाहर की ओर की जो लेयर होती है ना, मतलब रंध्र छिद्र से दूर, तो रंध्र छिद्र मतलब यहाँ पर स्टोमेटल पोर है और ये गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल का ये वाला जो सेल लेयर है ना, ये वाला जो सेल लेयर है वो कैसी है, ये वाला सेल लेयर ये बाहरी है। तो बाहरी कैसी होती है, तो बाहरी होती है रंध्र छिद्र से दूर वाली, पतली रहती है। लेकिन इसका आंतरिक वाला जो रहता है अंदर तरफ, मतलब स्टोमेटल पोर की ओर में, यानी कि रंध्रित छिद्र की ओर में, वो क्या है, आंतरिक है। लेकिन ये आंतरिक तो है, लेकिन कैसी है ये, तो ये होती है थिक होती है, मतलब ये मोटी रहती है, मोटी लेयर होती है।
ठीक है, तो ये बात भी हमें जानना है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो इसको याद रखना कि बाहरी परत क्या होती है, इसकी कोशिकाओं के बाहरी लेयर वो क्या रहती है, पतली, जबकि आंतरिक लेयर क्या रहती है, मोटी रहती है। ये बात हमें जानना है, ठीक है। गार्ड कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। सीधी सी बात है। चलो बताओ, यहाँ पर एक गार्ड सेल है, चूंकि देखो सेल होती है तो सेल के अंदर में तो सेल ऑर्गेनेल रहते ही हैं, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या करता होगा, ये फोटोसिंथेसिस तो करता ही होगा। क्यों? तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, तो क्या चाहिए रहता है ना, एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उसमें सिस्टम में क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोफिल है, तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण तो होगा ही। तो गार्ड सेल जो होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। कौन नियंत्रित करता है? तो गार्ड सेल ही क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। सीधी सी बात है, गार्ड नाम दिया गया है। गार्ड जो रहते हैं ना, जैसे गेट कीपर वगैरह रहते हैं तो गेट को ओपन करते हैं, गेट को क्लोज करते हैं, वैसे यहाँ पर गार्ड सेल जो रहती है क्या करती है, रंध्र को ओपन करेगी और रंध्र को क्या करेगी, बंद भी करने का काम करती है। कभी कभी गार्ड कोशिकाओं के पास कुछ एपिडर्मल कोशिकाएं आकार और आकृति में विशिष्ट हो जाती है, इसे सहायक कोशिकाएं कहलाती है। ये कौन सी कोशिका कहलाती है? सहायक कोशिका कहलाती है। देखो, गार्ड सेल के जस्ट पास वाली कोशिका, देखो ये गार्ड सेल, ये एपिडर्मल सेल है, सबसे आउटर लेयर एपिडर्मल सेल, और उसके बाद में जस्ट दूसरा नंबर का जो सेल लेयर है, पहले नंबर का सेल लेयर, दूसरे नंबर का जो सेल लेयर है, एपिडर्मल सेल की कोशिकाएं ही आकार और आकृति, यहाँ पर याद रखना, आकार और आकृति में कुछ चेंजेस लाती है, और आकार और आकृति में चेंजेस लाने की वजह से, मतलब विशिष्ट रूप से चेंजेस लाती है, और उसकी वजह से दूसरा सेल बन जाती है, जिसको सब्सिडरी सेल बोलते हैं, मतलब इसको सहायक कोशिकाएं या बोल सकते हैं सब्सिडरी कोशिकाएं। यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये कंपेनियन सेल या सखी कोशिकाएं नहीं है ना, सखी कोशिकाएं नहीं है, इन लोग कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका। मतलब जरूरत पड़ने पर गार्ड सेल की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो एपिडर्मल सेल ही क्या होती है, आकार एवं आकृति में विशिष्ट होकर बनी हुई रहती है, जिसका नाम क्या है, सब्सिडरी सेल, है ना, या बोल सकते हैं सहायक कोशिका। और नीट में पूछा भी गया है क्वेश्चन को कि गार्ड सेल का जो हेल्प करते हैं या गार्ड सेल की नियरेस्ट सेल कौन होती है, पूछा है। तो गार्ड सेल की जस्ट नियरेस्ट सेल कौन है, सब्सिडरी सेल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये जो भी लाइन लिखा है ना, सब लाइन इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी क्वेश्चन पूछा ही गया है इससे, ठीक है। और ये तो गार्ड सेल के अंदर में ये तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, तीसरा ये तो गार्ड सेल ही है, गार्ड सेल के अंदर में ही क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर अंदर में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्टोमेटल अपरेचर बनाए हुए हैं, स्टोमेटल अपरेचर या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर बोलते हैं, मतलब स्टोमेटल छिद्र है, रंध्री छिद्र है अंदर। तो इसमें कुछ भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस, सब्सिडरी सेल है, फिर तीसरा गार्ड सेल है, चौथा क्या है, स्टोमेटल अपरेटस या पोर है, ठीक है, क्लियर। उसके आगे देखें, रंध्र अपर्चर गार्ड कोशिकाओं और आसपास की सहायक कोशिकाओं को एक साथ रंध्र उपकरण कहते हैं, है ना। यहाँ पर ये बात भी याद रखना है हमें कि स्टोमेटल अपरेटस कौन कौन लोग मिलकर बनाते हैं, स्टोमेटल अपरेटस रंध्री उपकरण। देखो, जब दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़ेंगे और एक कोई काम को करते हैं ना, तो आपस में जब जुड़ के कोई काम को करने के लिए जिस मैकेनिज्म का यूज करते हैं उसको हम लोग उपकरण बोलते हैं, अपरेटस। क्या बोलते हैं, अपरेटस। अपरेटस मतलब क्या होता है, उपकरण। तो यहाँ पर है ना, रंध्री उपकरण किससे बना करके पूछेंगे, जैसे हम लोग कई जगह और भी उपकरण के बारे में पढ़े हुए हैं, है ना, जैसे कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़े हैं, सेल बायोलॉजी में भी पढ़े हैं गोल्जी उपकरण के बारे में, है ना, सिनर्जिड सेल और जब फिलीफॉर्म अपरेटस, इन सब एक अपरेटस के बारे में हम लोग पढ़े। अपरेटस का मतलब होता है उपकरण, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक काम को करेंगे, बहुत सारे मतलब दो या दो से अधिक लोग मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन लोग, तो स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर मतलब रंध्री छिद्र प्लस गार्ड सेल, गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल, सब्सिडियरी सेल मतलब सहायक कोशिका, ये सभी मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टोमेटल, स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं, और स्टोमेटा के काम को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को संपन्न करते हैं। तो स्टोमेटल अपरेटस में कौन शामिल नहीं है पूछेंगे तो बता देना है, हालांकि वैसे भी तीन ही लोग तो है यहाँ पर। देखो कौन कौन से,
ये जो एपिडर्मिस जो लेयर है ना, सेल लेयर, वो बस इंक्लूड नहीं है, बाकी लोग तो हैं। देखो स्टोमेटल पोर या अपरेटस, गार्ड सेल और सेप्टेडर्मिस सेल, ये तीनों सेल मिलकर ही क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये जो रहती है नॉर्मल जितने भी सेल रहते हैं उसमें रहती है, यानी कि ये क्या है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है ये, रंध्र का। और रंध्र कहाँ पर पाई जाती है, तो पत्तियों में पाई जाती है, लेकिन स्टेम में भी पाए जाते हैं ना, ये बात याद रखना। लेकिन कुछ ही होते हैं उसकी संख्या, संख्या के आधार पर मोस्टली पूछेंगे तो किसमें रहती है, पत्ती में। लेकिन यदि पूछेंगे कि क्या तनों में भी होती है, तो यस, तनों में भी रहती है, ठीक है। उसके अलावा और इसका शेप के बारे में बात करेंगे तो कौन से शेप की दिखाई देती है, ये बीन शेप दिखाई देती है। मतलब ये कौन से शेप की है, बीन शेप। बीन मतलब सेम के बीज के आकार की होती है ये स्टोमेटा, ठीक है। और हम जानते हैं घासों में, घास में भी वही बात बताया गया है। देखो एपिडर्मिस लेयर है, दूसरा सब्सिडरी है, तीसरा गार्ड सेल है, और यहाँ पर ये वाला ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। मतलब स्टोमेटल क्या है, ये वाला पोर है, स्टोमेटल पोर या अपेरचर भी बोलते हैं, अपेरचर, स्टोमेटल पोर। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो घास को देखें, हम लोग देखें स्टोमेटा विद द डंबल शेप्ड, तो घास में प्रेजेंट रहती है, तो एक स्पेशल है ना। देखो घास भी क्या है, प्लांट ही है ना, पौधे ही है, लेकिन इसमें जो स्टोमेटा रहती है उसका आकार अलग रहता है, डंबल शेप्ड के रहते हैं। और बाकी सभी सेल उसके जैसा ही है जो बाकी अदर प्लांट्स में रहते हैं, रंध्र का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके हिसाब से ही रहते हैं, ठीक है। देखिए कौन से शेप की, बीन शेप्ड रहते हैं। और आगे रंध्र के बारे में और जानते हैं, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में। तो गार्ड सेल की बाहरी दीवारें रंध्र से दूर है ना, ये सब तो बता दिया। हाँ ये पूरा हो गया। यहाँ पर हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग को देखते हैं, ठीक है। ओपन कब रहती है, तो जनरली है ना, ओपन रहते हैं डे के टाइम, दिन में। और जबकि स्टोमेटा क्लोज कब रहती है, जब रात हो जाती है तब, या नाइट में, या रात में बोल सकते हैं, नाइट में होती है क्या, क्लोज, ठीक है। ओपन रहने का इसका मकसद क्या है, तो ओपन दो चीजों की वजह से होती है। पहला क्या, तो वाष्पोत्सर्जन होता है लगातार, वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी का वाष्प के रूप में लॉस होना। दूसरा गैसी विनिमय, मतलब गैस का क्या होता है, यहाँ पर विनिमय होता है, विनिमय। तो इन दोनों की वजह से क्या होती है, स्टोमेटा ओपन रहती है किस टाइम में, दिन के समय में, जबकि रात के समय में ये बंद रहती है, ठीक है। लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे, मतलब जो है ना डेजर्ट एरिया में उगते हैं, डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स या उगने वाले प्लांट्स, इसमें क्या रहती है, डे के टाइम में, दिन में स्टोमेटा क्या रहते हैं, स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, और है ना नाइट में क्या हो जाते हैं, ओपन। तो रिवर्स रहता है, क्यों, क्योंकि वहां पर देखो डेजर्ट में भी गैसेस एक्सचेंज करने की जरूरत है उस प्लांट को, तभी तो जिंदा रह पाएगा, तभी तो खाना बना पाएगा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी बहुत ज्यादा हानि होता है, इसीलिए वाष्पोत्सर्जन, देखो ओपन दूसरे चीज के लिए करना चाहता है वो, गैसीय विनिमय के लिए, लेकिन पानी की हानि हो जाएगा करके वो स्टोमेटा को क्लोज रहते हैं, क्लोज रखता है ना। इसको हम लोग सकन स्टोमेटा बोलते हैं, सकन, सकन स्टोमेटा। मतलब जो दिन के समय में क्या रहते हैं, वो क्या रहते हैं, क्लोज, जबकि वो नाइट के समय में ओपन रहते हैं। सकन टाइप ऑफ स्टोमेटा बोलते हैं, जो डेजर्ट प्लांट है ना, जैसे कि नागफनी वगैरह में जो रहती है ना, वो उसकी बात करते हैं हम लोग, वो प्लांट में। इसको हम लोग कैम प्लांट भी बोलते हैं, रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स, है ना। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा करते हैं, जनरली बाकी टाइम में ऐसा होता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत भी पड़ती होगी। तो यहाँ पर ना पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है, ये बात याद रखना, पोटेशियम आयन इज एसेंशियल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज के लिए हमें पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है। पोटेशियम आयन रहेंगे तब जाके ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, ठीक है। और आगे देखें, अब बात करते हैं हम लोग रंध्र के बारे में, तो बात कर लिए है ना। तो रंध्र कहाँ पर प्रेजेंट होती है बोलेंगे तो पत्ती में होती है, लेकिन तनों में भी रहता है।
ये बात हमें जानना है, ठीक है। अगला है एपिडर्मल अपेंडेजेस, मतलब एपिडर्मिस वाले लेयर में ही है लेकिन उसके ही क्या है, भाग है। अपेंडेजेस मतलब क्या, उपांग। तो देखते हैं इसमें ये दो चीजें हैं। पहला क्या, एक रूट हेयर है, दूसरा क्या है, ट्राइकोन। और इसके बारे में मैं शुरू में ही बताया, वही बात तो यहाँ पर भी लिखे होंगे, है ना। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो मूल रोम एपिडर्मल कोशिकाओं का एक कोशिकीय, है ना। वही बात को मैं बताया कि यूनिसेलुलर होते हैं कौन, मूल रोम। बढ़ाव है, वे मिट्टी से पानी एवं खनिजों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। रूट हेयर का हम काम ही जानते हैं क्या, कि वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स मतलब पानी एवं खनिज लवण को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एब्जॉर्ब, है ना, करते हैं मिट्टी से। कहाँ से, मिट्टी से करेंगे, जहां पर रहेंगे वहीं से तो करेंगे। तो रूट हेयर जो है उसका यही काम है, एब्जॉर्ब करना वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है। आगे देखिए ट्राइकोम, और एक कैसे रहती है बताया, एक कोशिकी होती है, ठीक है, एक ही कोशिका से बनी हुई रहती है, एक ही लेयर की। तो ट्राइकोम तने पर, देखो ये कहां पर है, तने पर, जबकि मूल कहां पर, मूल नाम से स्पष्ट है, मूल रोम मूल में ही होगी। ट्राइकोम तने पर एपिडर्मल रोम है ना। और वे आमतौर पर बहुकोशिकीय होती है। वही बात को मैं बताया कि मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं या अब्रांच्ड हो सकते हैं, मतलब शाखित या अशाखित होते हैं। और ये देखो नरम एवं कठोर भी हो सकते हैं, स्टिफ बोलते हैं, ठीक है, सॉफ्ट या स्टिफ। स्टिफ का मतलब कठोर, सॉफ्ट मतलब नरम। तो नरम और कठोर होते हैं। वे स्रावी हो सकते हैं, स्रावी मतलब सिक्रेट हो करते हैं, कुछ कुछ म्यूकस म्यूसिलेजिनस टाइप का लिक्विड सिक्रेट करते हैं ट्राइकोन। तो जो है ना, कभी कभी देखना, जो स्टार्टिंग कोई स्टेम रहते हैं उससे स्टार्टिंग में ऐसे ट्राइकोन टाइप के निकले रहते हैं, छोटे 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 महीन बाल नुमा संरचना रहती है, ज्यादातर वो बहुत छोटे रहते हैं उस टाइम में देखना, ठीक है। तो उगते हैं उस टाइप में, ट्राइकोन रहते हैं, उसको जैसे काटोगे ना तो उसमें से सिक्रीशन होता है लिक्विड टाइप का, लिक्विड का, तो उसी को स्रावी हो सकते हैं। वे वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी कोई, है ना, वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी की कमी को भी रोकते हैं। देखो रंध्र के द्वारा तो वाष्पोत्सर्जन होता है, लेकिन उसके अलावा ट्राइकोम के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है, लेकिन कुछ ही वाष्पोत्सर्जन होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में जब भी हम लोग पढ़ेंगे या, है ना, जानते हैं वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन में ना अलग अलग है। कैसे, ये रंध्र द्वारा ही सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है ना। तो कितना परसेंट, तो लगभग 80 से 85% रंध्र द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन, है ना। उसके अलावा वात रंध्र द्वारा होते हैं, मतलब वात रंध्र, देखो ये रंध्र कहाँ पर रहती है, तो ये रहती है पत्ती में, है ना, वो भी बता देता हूँ, पत्ती में। उसके अलावा कुछ तनों में भी होती है, कुछ तने, तना में। जबकि वात रंध्र द्वारा होता है 10 से 15%। लेंटिसेल्स द्वारा, इसको हम लोग इंग्लिश भी बोले, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको स्टोमेटा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स, ठीक है। और उसके अलावा वाष्पोत्सर्जन तीसरा जो होती है ट्राइकोम द्वारा होती है, ट्राइकोम, है ना। और ये क्या होती है, ट्राइकोम को ट्राइकोम ही बोलते हैं। इसके द्वारा 1 से 2% करीब करीब होता है वाष्पोत्सर्जन। तो ये होती है, ये कहाँ पर, तना में, और ये भी कहाँ पर ही है, तने में ही है। तो हमें याद रखना कि वाष्पोत्सर्जन में परसेंटेज वगैरह से भी कई बार कई एग्जाम जो है क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, पूछता है तो रंध्र द्वारा, है ना। और ये पानी की कमी को रोकता है, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा, है ना, पानी वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी की कमी को रोकते हैं, मतलब वाष्पोत्सर्जन करने नहीं देते, मतलब पानी की कमी नहीं होना चाहिए, वाष्पोत्सर्जन नहीं होना चाहिए, इसलिए रोकने का काम करते हैं, लेकिन होता है वाष्पोत्सर्जन इसके द्वारा, ठीक है। तो याद रखना एपिडर्मल अपेंडेजेस में दोनों में डिफरेंस से क्वेश्चन, है ना, दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग इग्नोर करके गए हुए रहते हैं इस जगह से, है ना। मल्टी सेलुलर होती है, यूनिसेलुलर होती है, कुछ पता नहीं रहता है ना, पढ़ भली दिए रहते हैं एक लाइन में, है ना, उसके अलावा और कुछ नहीं। देखो ट्राइकोम के बारे में ही पहले बात हम लोग जाने थे, है ना, शुरू में भी वही बात बताया था, है ना, यहाँ पर कि मल्टी सेलुलर होती है, यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रांच होती है, अनब्रांच होती है, स्टेम में रहती है, रूट में रहती है, थ्रेड लाइक थिन लेयर्स होते हैं रूट में, एक ही कोशिका से बनी हुई लेयर रहती है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट होता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम क्या क्या चीजें पढ़े, एपिडर्मिस के बारे में पढ़े, और उसमें भी कौन कौन सी कैसे रहती है उसके बारे में भी पढ़े। एपिडर्मिस के अलावा हम लोग क्या पढ़े, दूसरा नंबर में हम लोग पढ़े स्टोमेटा के बारे में, रंध्र के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़े किसके बारे में,
एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में कि ईटीएस खत्म हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा है जीटीएस। जीटीएस मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो पहला लाइन एनसीईआरटी लिखता है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अलावा जितने भी टिश्यू आते हैं वो किसमें आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़े थे ह्यूमन ब्रेन में, तो अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच होती है क्या, मध्य मस्तिष्क। ऐसा हम लोग पढ़े थे। सेम यहाँ पर भी बात है, ईटीएस और वीटीएस मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अलावा जो बच गए वो किसमें आती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आती है ना। तो वही बात एनसीईआरटी पहला लाइन लिखा है कि एपिडर्मिस और संवहनी बंडलों, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ना और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, क्योंकि तीन ही टिश्यू सिस्टम होते हैं वो बताए थे, तो उन बंडलों को छोड़कर सभी ऊतक भरण ऊतकों का गठन करते हैं। मतलब ग्राउंड मतलब भरण और भरण ऊतक का निर्माण करते हैं। और इसमें सरल ऊतक पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। ठीक है, और ये सभी क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं कौन कौन, तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। और ये जो है ना इसी में भरे हुए रहते हैं, मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, पैरेनकाइमा कोशिकाएं कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, पित्त और मज्जा किरणों में प्राथमिक तनों और जड़ों में मौजूद होती है। मतलब प्राथमिक तनों और जड़ों का मतलब होता है कि जिस टाइम में प्राइमरी ग्रोथ होते हैं ना, उस टाइम में तना बनती है जो शुरू में, और जड़ बनते हैं शुरू में, उसी में मौजूद होती है पैरेनकाइमा कोशिकाएं। तो कहाँ कहाँ कौन सी जगह में, तो कॉर्टेक्स वाली जगह में, पैरासाइकिल वाली जगह में, पित्त वाली जगह में, और मेडुलरी रेस होती है, इन सब के बारे में अभी जानेंगे। उन सब जगहों में होती है पैरेनकाइमेटा सेल। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद वाला लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने, क्या कि पत्तियों में जमीन मतलब ग्राउंड या भरण है ना, ये भरण है, भरण या बोल सकते हैं जमीन के ऊतक या भरण के ऊतकों में पतली दीवार वाले क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है और जिनमें कोशिकाएं होती है, और इसे मीजोफिल कोशिकाएं कहते हैं। मतलब बोला जाए कि जो पत्ती होती है ना, पत्ती 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 के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, देखो टिश्यू है तो इसमें सेल होंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की पैरेनकाइमा सेल, पैरेनकाइमा सेल को अब हम पैरेनकाइमा सेल नहीं बोलेंगे, है ना। पैरेनकाइमा सेल बदल गई, है ना, अपना रूप बदल ली, और रूप बदल के क्या हो गई ये, तो ये हो गई कहाँ पर, मीजोफिल सेल हो गई। तो मीजोफिल सेल बोलेंगे, अब इसको पैरेनकाइमा सेल नहीं बोलेंगे। तो किसमें बोलेंगे, तो पत्ती में होती है, जबकि तना और जड़ में नहीं होता है। ठीक है, मीजोफिल सेल कहाँ पर होती है, मीजोफिल सेल होती है पत्ती में। तभी तो प्रकाश संश्लेषण करती है। हम लोग C3 साइकिल के बारे में पढ़े थे, C3 प्लांट, तो पूरा चीज तो C3 साइकिल जो चलती है किसमें चलती है, मेसोफिल सेल में चलती है, बात हम लोग जाने थे, है कि नहीं। जबकि तना और हम लोग रूट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट रहने वाली जो पैरेनकाइमेटा सेल है, देखो होती तो तीनों सेल है ना, वो कैसे भी होती है अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे भी, देखना भी, तने में भी रूट में भी, है ना, उसका टीएस देखेंगे तो। अभी ये याद रखना कि सरल ऊतक जो सिंपल टिश्यू है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, उसमें से जो पैरेनकाइमा कोशिकाएं हैं इन इन जगहों में होती है, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, पित्त और मेडुलरी रेस में, प्राथमिक तनों और प्राथमिक जड़ों में मौजूद होती है। लेकिन पत्तियों में, भरण के ऊतकों में पतली दीवार वाले क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट जिनमें जिनमें कोशिकाएं होती है, और ऐसी कोशिका को नाम क्या दिया गया है, मीजोफिल कोशिका। मतलब यहाँ पर हम लोग पैरेनकाइमा सेल को पैरेनकाइमा सेल ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, मीजोफिल सेल बोलेंगे। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि मीजोफिल सेल है ना किससे बनी हुई रहती है, या किसका ही दूसरा भाग होती है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछेंगे। देखो ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि मीजोफिल सेल कहाँ होती है, नहीं पूछेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो एकदम इजी हो जाएगा, फिर पत्ती में रहती है वो तो, लेकिन वो कहाँ पर है ना, उसको भी हम लोग जानते हैं ना। इसको क्या हो गया, ज्यादा जूम हो गया, ठीक है।
तो ये है, ये बात है पूरा, है ना। तो हम लोग समझ गए इसको क्या क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की कहानी यहाँ पर होगी। उसके बाद में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आती है देखते हैं हम लोग। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आती है कौन कौन से, तो इसमें आते हैं, सीधी सी बात है, वेस्कुलर मतलब क्या होंगे, जटिल ऊतक। और जब हम कल इसको पढ़े नहीं रहते या प्रीवियस क्लास में कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कौन होती है नहीं पढ़ते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है। तो जटिल ऊतक आते हैं इसमें, जिसमें कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम किसमें आती है, तो ये आती है VTS, मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम एक साथ संवहनी बंडलों का निर्माण करते हैं। मतलब बोल सकते हैं संवहनी बंडल का मतलब वो चीज जो पानी, खनिज, भोजन, इन सब को परिवहन करने का काम करती है, उसको हम लोग संवहनी बंडल बोलते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक संवहन बंडल बनाते हैं, और इसमें कैम्बियम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर संवहनी बंडल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब वेस्कुलर बंडल के में कैम्बियम है कि नहीं, उसके आधार पर कितने प्रकार के हैं ये, तो दो प्रकार के होते हैं ये, है ना, दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार है इसके, तो पहला एक होता है ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल ओपन वाली, और दूसरा होता है क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल एंड क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल में डिफरेंस क्या है, तो ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होंगे, कैम्बियम प्रेजेंट, जबकि क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट रहती है। तो ये कैम्बियम क्या कहानी है, कैम्बियम है क्या, तो भाई वेस्कुलर बंडल ये है, मान लो वेस्कुलर बंडल है ना, इसमें इधर जाइलम है इधर फ्लोएम है, इनके बीच में एक पट्टी नुमा संरचना होती है, देखो यहाँ पर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम। कैम्बियम, और कैम्बियम होती है ना, जिसमें प्रेजेंट, उसको हम लोग ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, जिसमें क्लोज रहती है उसको हम लोग क्लोज वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। अब इसी को हम बात करें कि इसमें ओपन और क्लोज वाली क्या बात है, तो इसमें किसमें होता होगा, तो एग्जाम्पल बात करें जिसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें कैम्बियम होते हैं, मतलब बोला जाए तो डाइकॉट में होती है। जबकि क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोकॉट्स में होती है, और कैम्बियम अब्सेंट है। यही कारण है कि इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। तो द्वितीयक वृद्धि नहीं होती इसमें, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते, जबकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। किसमें, डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब द्वितीयक वृद्धि, मतलब पौधे की चौड़ाई में बढ़ना। गन्ने के पौधे को देखे हो या मक्के को, है ना, इतना थोड़ा सा इतना पतला रहता है ना, इससे थोड़ा सा और ज्यादा मोटा रहेगा, है ना, इतना ही, मतलब ऐसे इतना गोलाई में इतना मोटा देखे हो क्या गन्ने को, नहीं देखे है ना हम लोग। जबकि आम को हम देखे होंगे, आम का जो रहता है बहुत, है ना, चौड़ा रहता है, पीपल को देखे होंगे, या जो बहुवर्षीय पौधे हैं जो चौड़ाई में बढ़ते हैं, तो चौड़ाई में बढ़ने का कारण क्या है, द्वितीयक वृद्धि का होना, जबकि लंबाई में बढ़ती कैसे है, वो प्राथमिक वृद्धि की वजह से बढ़ती है। द्वितीयक वृद्धि जब भी होती है तो किसमें बढ़ती है, वो चौड़ाई में बढ़ती है। और द्वितीयक वृद्धि होने का रीजन क्या है, तो एसेंशियल रीजन, है ना, कि डाइकॉट में द्वितीयक वृद्धि होती है, तो उसका रीजन क्या है कि कैम्बियम का प्रेजेंट होना और ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होना। जबकि मोनोकॉट में द्वितीयक वृद्धि नहीं होने के क्या कारण है, तो कारण तो यही है ना, ये रीजन है, इसमें भी वही है, रीजन ये है। ठीक है, तो कैम्बियम क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, तो किसमें रहती है, मोनोकॉट में। तो वेस्कुलर, है ना, क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, मतलब कैम्बियम एब्सेंट, और ये सब चीज भी जान गए हम लोग। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में यही कहानी है ना। इसके आगे और देखते हैं हम लोग, ओपन वेस्कुलर बंडल को वही बात बताए हैं, इसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम मौजूद होती है, इसलिए संवहनी बंडल द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम ऊतक बना सकते हैं, जो फ्यूचर में बनती है, मतलब प्राइमरी ग्रोथ होने के बाद में। ठीक है, वो कैसे बनती है उसको भी हम लोग अभी समझ सकते हैं, है ना, कैसे बनेगी। जैसे कि इसमें देखो डाइकॉट तने में, लेकिन रूट में भी होता है, तो द्विबीजपत्री तने एवं जड़ दोनों में द्वितीयक वृद्धि होते हैं और ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल रहते हैं।
इसमें कैम्बियम अनुपस्थित है, इसलिए द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते, जैसे कि मोनोकोटिलेडन्स, मतलब उसमें स्टेम एंड रूट दोनों आ जाती है, तो जड़ एवं तना दोनों में। और हम एक बात जाने हैं, है ना, क्या कि यहाँ पर जब है ना वेस्कुलर बंडल पढ़ते हैं तो यहाँ पर जाइलम है, ये फ्लोयम। एक और वेस्कुलर बंडल को यहीं पर हम ले तो यहाँ पर भी क्या है, जाइलम और फ्लोयम। तो यहाँ पर इनके बीच में ना, इनके बीच में पैरेनकाइमेटा सेल होते हैं, पैरेनकाइमा सेल। और इस पैरेनकाइमा सेल के अंदर में फ्यूचर में विभाजन की क्षमता बनती है, इसीलिए इसको हम लोग कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो वेस्कुलर बंडल के बीच में रहने वाली पैरेनकाइमेटा सेल जब डिवीजन की पावर वापस लाती है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में, उसको हम लोग कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहलाती है वो। और जब विभाजन की क्षमता इसमें आ जाएगी तो इनके बीच में जो बनने वाली यहाँ पर कैम्बियम है, ये कैम्बियम बनाती है वापस से। और इस कैम्बियम का नाम इस बार कौन सा कैम्बियम है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है, फेसिकुलर कैम्बियम। जबकि पहले रहने वाली जो कैम्बियम थी यहाँ पर, उसका नाम था क्या, इसका नाम था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं क्या, कि इन लोग प्राइमरी, है ना, मेरिस्टेम में आते हैं, मतलब इन लोग प्राथमिक विभज्योतक में आती है कौन, इंट्रा वाली। जबकि इंटर वाली आती है किसमें, तो इन लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम का हिस्सा होते हैं या लेटरल मेरिस्टेम का हिस्सा, जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बनाती है। जबकि एक वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम के बीच में है क्या, तो यहाँ पर कैम्बियम है, और ये प्राथमिक के समय में, मतलब प्राथमिक वृद्धि होती है उस समय में रहती है। जबकि ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनती है किस टाइम में, द्वितीयक वृद्धि के दौरान, द्वितीयक वृद्धि के समय। जबकि ये वाली कैसी बनती है, प्राथमिक वृद्धि के समय। तो प्राथमिक वृद्धि के समय बनने वाली कैम्बियम है, जबकि द्वितीयक वृद्धि के समय बनने वाली कैम्बियम है, जो दो वेस्कुलर बंडलों के बीच में होती है। और वे पैरेनकाइमेटा सेल जो रहती है वो क्या बन जाती है, कंजक्टिव टिश्यू बना देती है, और इसकी वजह से बनती है। ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल के बारे में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फ्लोएम ऊपर की ओर रहेंगे, जाइलम नीचे की ओर में रहती है। और यहाँ पर देखो क्लोज टाइप में ऐसे टाइप की बने रहती है, ये ऐसे रहती है, ये ऐसे क्लोज हो गई रहती है, इनके बीच में कैम्बियम ही नहीं है। अब बोलोगे कि ये वाला लाइन फिर क्या है, तो भाई देखो लाइन, ये लाइन के बीच में यहाँ पर कैम्बियम का रिंग है, ये यहाँ पर एक सिर्फ लाइन है, डिवाइड करने के लिए दिखाया गया है कि जाइलम और फ्लोएम है बीच में कोई नहीं है। कैम्बियम क्या है, absent। तो क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं रहती, सीधी सी बात है, ये बात हमें समझ जाना चाहिए। ठीक है, अगला है वेस्कुलर बंडल में ही जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था के आधार पर। अब देखो, हम वेस्कुलर बंडल तो पढ़ रहे हैं, तो वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम आती है, लेकिन वो उसकी व्यवस्था कैसी है उसको भी तो हमें जानना है। तो उसकी व्यवस्था के आधार पर संवहनी बंडल या वेस्कुलर बंडल कितने टाइप के होते हैं, तो दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं। एक रेडियल वेस्कुलर बंडल, दूसरा क्या हो जाता है, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट का मतलब संयुक्त वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग त्रिज्या पर वैकल्पिक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, और यह होती है जड़ों में। और ये रेडियल टाइप ऑफ, है ना, रेडियल होती है, रेडियल। और रेडियल रेडियल र से याद रखना, रूट में। रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट, रेडियल वर्ड यूज करते ही ना रूट याद आना चाहिए, सीधी सी बात है। रेडियल मतलब त्रिज्यी, ठीक है। तो रेडियल में देखो भाई, स्पष्ट डायग्राम से दिखाई दे रहे हैं, है ना, आंख बंद करके भी देखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम की स्थिति अलग अलग जगह में। जाइलम अंदर की ओर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, फ्लोएम बाहर की ओर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दोनों जो है विभिन्न त्रिज्या पर व्यवस्थित है, विभिन्न त्रिज्या पर है, इसी को हम लोग त्रिज्यी बोलते हैं, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है। इसकी देखो ये परिधि की ओर है और ये जो है अंदर की ओर में है। तो जाइलम और फ्लोएम की स्थिति की बात करें हम लोग, तो जाइलम और फ्लोएम विभिन्न त्रिज्या पर व्यवस्थित है, और ये दिखी जाती है किसमें, रूट में। तो रूट में वेस्कुलर बंडल की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल है, मतलब त्रिज्यी टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होती है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद में देखते हैं दूसरा, कॉन्जॉइंट।
कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, मतलब संयुक्त वेस्कुलर बंडल। संयुक्त मतलब नाम से स्पष्ट है, जाइलम और फ्लोएम तो एक ही साथ जुड़े होंगे। अब वो कैसे जुड़ी है उसके हिसाब से देखते हैं फिर से। जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रूप से संवहनी बंडलों की एक ही त्रिज्या पर, देखो कॉन्जॉइंट का मतलब एक ही त्रिज्या पर रहेंगे, तनों और पत्तियों में देखा जाता है। अब देखो हमारे पास में 3 ही लोग हैं, है ना, रूट स्टेम लीफ। तो रूट का तो हम पढ़ ही चुके, तो बच जाएंगे कौन, 2 लोग। तो कौन कौन से, तना और पत्ती। तो तना और पत्ती में ऐसा होती है कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो संयुक्त संवहन बंडलों में आमतौर पर फ्लोएम केवल जाइलम के बाहरी तरफ स्थित होता है, और ये देखो ये तने और किसमें रहती, पत्ती में, है ना। तो कॉन्जॉइंट याद रखना स्टेम में होती है, और कॉन्जॉइंट किसमें होती है, लीफ में याद होती है, लीफ में रहती है। तो कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल स्टेम एंड लीफ में रहती है, और उसमें से भी कॉन्जॉइंट वाली क्लोज्ड होती है और कॉन्जॉइंट वाली ओपन होती है। तो कॉन्जॉइंट क्लोज वाली वेस्कुलर बंडल जो है प्रेजेंट रहती है मोनोकॉट स्टेम एंड लीफ में, है ना। क्योंकि हम क्लोज वाले को पढ़े कहाँ पर, देखो क्लोज वाला, तो क्लोज वाला किस में रहती है, वो रहती है क्लोज वाली किस में रहती है, एक बीज पत्रियों में, है ना, मतलब मोनोकॉट्स में, कैम्बियम एब्सेंट मतलब क्लोज वाली। तो यहाँ पर भी क्या है कि क्लोज बोलने से, कॉन्जॉइंट क्लोज बोलेंगे तो मोनोकॉट स्टेम एंड लीफ होगी, और कॉन्जॉइंट ओपन बोलेंगे तो क्या होगी, डाइकॉट स्टेम एंड लीफ। मतलब कॉन्जॉइंट पूरा लिख के आएगा कि कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो द्विबीजपत्री तना और द्विबीजपत्री पत्ती दोनों में प्रेजेंट है, जबकि कॉन्जॉइंट क्लोज वाली मोनोकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट लीफ में प्रेजेंट होती है ऐसे टाइप की बंद टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। देखो बंद दिखाई दे रही है, बंद, ठीक है, बंद दिखाई देती है ना, इसमें ऐसे बंद रहते हैं, इसको भी ऐसे कर लेना, ये बंद है, जबकि ये वाली ऐसे ओपन रहती है, ये ऐसे, ठीक है। डायग्राम एनसीईआरटी का है, देख सकते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। क्लोज का मतलब ऐसे बलून के जैसे दिखाई दे रही, बंद है, और एक खुला हुआ है। तो खुले वाले जब भी बोलेंगे तो डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट लीफ में बोलेंगे, और खुला है इसी की वजह से तो कैम्बियम अब प्रेजेंट है इसमें। इसमें कैम्बियम दिखाई दे रही है क्या, नहीं दे रही है। ये कॉन्जॉइंट क्लोज है, कैम्बियम नहीं है, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता इसमें, जबकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं क्योंकि इसमें कैम्बियम जो है प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट। तो अब पूरा बोलेंगे क्या कि कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होती है डाइकॉट स्टेम एंड लीफ में, यही कारण कि वो सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि करती है। जबकि कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट है, यही कारण है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती और प्रेजेंट होती मोनोकॉट स्टेम एंड लीफ में। समझ गए कि नहीं समझे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो बहुत इजी तरीके से हम लोग पढ़ चुके। इसके आगे और देखते हैं। यहाँ तक तो पूरा टिश्यू सिस्टम के बारे में बात कर लिए हम लोग, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। और शुरू में तो हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़े, दूसरे में हम क्या पढ़े कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरे में हम क्या पढ़े, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। लेकिन अब हमें पढ़ना है क्या, टीएस के बारे में, कि है ना डाइकॉट को हम देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, और मोनोकॉट को देखेंगे तो हम लोग कैसे दिखाई देते हैं, है ना, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे की शरीर रचना विज्ञान के बारे में जानते हैं कि अंदर से वो कैसे दिखाई देती है। तो अंदर से देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, तभी तो अंदर के पूरे स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे पाएंगे सही से। तो हम देखते हैं यहाँ से क्या होती है यहाँ पर। तो देखें, द्विबीजपत्री और मोनोकॉट पौधों की शारीरिक रचना के बारे में जानते हैं। तो हम शुरू में जड़ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, जड़। जड़ मतलब क्या, रूट के बारे में। क्यों रूट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बीज से सबसे पहला जो जनरेट होने वाला पार्ट है पौधे का वो क्या है, रूट। और जब तक रूट मिट्टी में ऐसे जाके मिट्टी में उसको सपोर्ट नहीं देगा तब तक स्टेम ही नहीं आएंगे। स्टेम आएगा तो वो किसके ऊपर खड़ा रहेगा, वो कैसे स्टैंडिंग करेगा, तो वो करेगा किसके ऊपर में करेगा, वो रूट के ऊपर में। तो रूट का पहला बनना जरूरी है, तो रूट पहले बनती है। रूट के बारे में हम जानते हैं कि द्विबीजपत्री में सबसे पहले देखेंगे डाइकॉट रूट में, है ना, कि इसमें कैसे होती है। तो हम लोग एक रूट के बारे में हमें देखना होगा। तो हम जानते हैं कि डाइकॉट के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो एक चीज पढ़ के आ रहते हैं कि डाइकॉट में
टैप रूट होती है। टैप रूट, टैप रूट का मतलब मूसला जड़ होती है, मूसला जड़। तो जड़ के मॉर्फोलॉजी को देखना होगा तो हम क्या करेंगे, एक सरसों का पौधा लेंगे या हम एक सूरजमुखी का उसे उखाड़ के देखेंगे, हमें दिख जाएगा पूरा कि बाहर से वो कैसे कैसे दिखाई देती है, और हम पढ़े भी है वहां पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। लेकिन हमें अंदर को देखना है तो काटना पड़ेगा उसको, तो काटेंगे तभी दिखाई देगा। तो सूरजमुखी की जड़ का अनुप्रस्थ खंड निम्नलिखित ऊतक संगठन दिखाता है। मतलब सूरजमुखी है क्या, तो ये है डाइकॉट, और डाइकॉट में हम देखेंगे उसके रूट को, तो रूट कैसे दिखाई देगी, उसका टीएस लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, मतलब एक होती है वर्टिकल सेक्शन ऐसे काटते हैं, और एक होती है ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटते हैं, अनुदैर्ध्य ऐसे। तो जब ऐसे काटेंगे फिर उसको ऐसे देखेंगे, तभी तो ऐसे हमें 2D स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वरना है ना इसको ऐसे देखेंगे, ये एक्चुअल में कैसे 2D स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें फ्रेम में है ये, और जब इसको निकालते हैं ऐसे तो 3D में दिखाई देता है। इसको हम लोग ऐसे बस पलट दिए है ना, ऐसे लंबा नहीं है ये कैसे है, ऐसे है, लेकिन हम इसको ऐसे कर दिए तो क्या हो गया, ये ऐसे लंबा में दिखाई दे रहा है। तो हमें याद रखना कि ये कैसा है, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन है ये, है ना। उसमें देखें, अब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा हमें सबसे बाहरी भाग इसका क्या है, एपिडर्मिस है, और हम जानते भी हैं। लेकिन यहाँ के एपिडर्मिस को हम लोग एक अलग नाम देंगे, एपीब्लेमा बोलेंगे, क्योंकि एपिडर्मिस में रूट हेयर रहती है, यही कारण है इसका नाम हो जाती है एपीब्लेमा। एपिडर्मिस में रूट हेयर रहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाती है, एपीब्लेमा हो जाती है एपिडर्मिस। दूसरा क्या होता है, कॉर्टेक्स, और तीसरा क्या होता है, एंडोडर्मिस, और चौथा क्या होता है, पेरीसाइकल। तो कुल मिलाकर हम बाहर से अंदर की ओर लेयर्स को देखते जा रहे हैं। तो हमें तो पहला करेक्ट सीक्वेंस ही याद होना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड क्या है, पेरीसाइकल। तो ई सी ई पी से याद कर लेना है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकल होती है। अब पेरीसाइकल के बाद वाली स्ट्रक्चर वेस्कुलर बंडल वगैरह रहते हैं, उसमें हम जानेंगे, है ना। तो देख सकते हैं डायग्राम में, एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम। तो एपिडर्मिस पहला, दूसरा क्या है, कॉर्टेक्स है, और तीसरा एंडोडर्मिस है, चौथा पेरीसाइकल है, यही चारों मेन पार्ट होते हैं। और उसके अलावा ये जो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और यहाँ पर फ्लोएम के बारे में बात किया है, ये दोनों क्या होते हैं, तो इन लोग वेस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब इन लोग संवहन बंडल है। आप उसमें भी देखें, हम चूंकि जड़ पढ़ रहे हैं, जड़, रूट, तो रूट में हम जानते हैं, है ना, हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे क्या, कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के जाइलम होते हैं। यदि प्रोटोजाइलम, प्रोटो वाला किधर की ओर है, बाहर, मतलब बाहर की ओर है, और मेटाजाइलम कहाँ पर है, अंदर की ओर है। प्रोटो और मेटा में, प्रोटो बाहर और अंदर, मेटा क्या है, अंदर। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं, ये बात बताया था मैंने, है ना। एक्सार्क कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सार्क होती है किसमें, रूट में। रूट में एक्सॉर्क होती है, बोला था प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर, प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सॉर्क, और जबकि प्रोटोजाइलम अंदर रहता है तो एंडार्क, और एंडार्क होती किसमें है, स्टेम में। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम वेस्कुलर बंडल है, मतलब ये 5वां नंबर हिस्सा बनाती है, और उसके बाद में 6वां नंबर होता है क्या, पिथ होती है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो रूट में तो 4 तो बाहर लेयर है, कौन कौन से, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद में एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल। मतलब ई सी ई एस ई पी से याद रख लेना, ई सी ई पी से। उसके बाद में वेस्कुलर बंडल, तो जाइलम, फ्लोएम, और उसके बाद में पीथ है। तो ये पीथ क्या होती है उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, है ना। तो सबके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत में तो हमें ऐसे याद रखना कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो उसके बाद में और देखते हैं अगला, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, सबसे बाहरी भाग। कई एपिब्लेमा कोशिकाएं एक कोश की जड़ के रोम के रूप में फैलती है, सीधी सी बात है। हम वहां पर भी देखे कि एक कोश की जड़, मतलब रोम जो रहती है, रूट हेयर, बताओ ये क्या होती है, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर। तो भाई याद रखना कि एक कोश की होती है यूनिसेलुलर, सीधी सी बात है, ठीक है, एपिब्लेमा।
इसके बारे में दो ही बात बस है, ठीक है। और देखो एपिडर्मिस वाला जो है ना एक ही लेयर है, एक ही स्तर की बनी हुई है ना, देखो एक कलर में दिखाई दे रही है, एक ही स्तर की बनी होती है। एपिडर्मिस के बारे में जो खास बात था उसको हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में देख चुके हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स, इसमें अंतर कोश की रिक्त स्थान के साथ पतली दीवार वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। कॉर्टेक्स में कौन सी सेल है को नोटिस करना है यहाँ पर, तो कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटस सेल है, लेकिन उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये सभी सेल क्या है, पैरेन्काइमेटस। और पैरेन्काइमेटस सेल क्या होती है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है ये पैरेन्काइमेटस सेल, कुछ में क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, कुछ में नहीं भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन पैरेन्काइमेटस सेल में लगभग क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते ही रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम रूट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट को कोई काम ही नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है यहाँ, ठीक है। तो पैरेन्काइमेटस सेल इनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, मतलब अंतर कोशिकीय स्थान है, मतलब ढीला ढाला है, ठीक है। तो अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटस सेल होती है जिसमें क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, ये बात हम लोग जान गए। तो एपिडर्मिस एपिब्लेमा को जान गए, कॉर्टेक्स को जान गए, पैरेन्काइमेटस सेल होती है और अंतर कोशिकीय स्थान प्रेजेंट होती है, जान गए हम लोग। दूसरा जानने वाले किसके बारे में, एंडोडर्मिस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस आंतरिक लेयर है ना। एंडोडर्मिस क्या है, अंतरम परत है, मतलब आंतरिक लेयर। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस के बिना बैरल के आकार की कोशिकाओं की एक परत शामिल होती है, बैरल शेप्ड पाए जाते हैं, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, बैरल बैरल ऐसे ढके रहते हैं। एंडोडर्मिस दिखाई दे रहा होगा, ये एंडोडर्मिस है ना, यहाँ पर ट्रिपल लेयर एंडोडर्मिस यहाँ पर है ना, देखो एंडोडर्मिस है ये। एंडोडर्मिस में बताओ इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो यहाँ की सेल में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। जबकि कॉर्टेक्स के में प्रेजेंट जो पैरेन्काइमेटस सेल था उसमें क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस था, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कोशिकाओं की एक परत के रूप में शामिल है, मतलब एक लेयर पूरा बनाई हुई है ये, है ना, ऐसे बनाई है, ठीक है। एंडोडर्मल कोशिकाओं की स्पर्श रेखा और रेडियल दीवारों में कैस्पिरियन स्ट्रिप के रूप में सुबेरिन पानी अभेद मोमी पदार्थ का जमा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना, कि कैस्पिरियन स्ट्रिप क्या होती है पूछेंगे, तो स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, तो कैस्पिरियन की पट्टी है, लेकिन वो पट्टी कैसी है, कैस्पेरियन स्ट्रिप मतलब पट्टी। कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पर होती पूछेंगे, तो इसको ई के से या के ई से याद रख लेना, के ई काकी से याद रख लेना, के ई। कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना प्रेजेंट होती है, हालांकि सी आता है, सी ई ऐसे याद रख लेना। कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में होती है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप में किसका जमाव होता है वाले क्वेश्चन को पूछेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सुबेरिन का जमाव होता है, यहाँ पर कई ऑप्शन देते हैं, लेटेक्स का जमाव, रेजिन का जमाव, ये जमाव वो जमाव, कुछ भी याद नहीं रखना। सुबेरिन का जमाव होता है, CSE से याद रख लेना, CSE। कैस्पेरियन स्ट्रिप में यदि सुबेरिन का जमाव होने से बनती है तो कौन सी लेयर में रहती है, CSE ब्रांच होता है ना, यूपीएससी CSE बोलते हैं, यूपीएससी CSE, तो ऐसे याद रखना। सुबेरिन का जमा होता है, और सुबेरिन जो होती है ना वो कैसे रहती है, तो ये ना एक्चुअल में वैक्स मटेरियल होती है, मतलब मोमी पदार्थ, और जब भी मोम आते हैं तो बताओ पानी वगैरह मोम से दूर रहती है, सीधी बात। लिपिड जो रहती है वो उसमें या तेल जो रहते हैं या फैट जो रहते हैं, उसको पानी के साथ में मिलाओगे तो अलग ही हो जाएगा, पानी छूने ही नहीं देगा उसको, मतलब वो टच करके निकल जाएगा। तो बताओ पानी के लिए भेदन क्षमता है क्या, तो पानी के लिए अपारगम्य होती है, या जल के लिए अपारगम्य, जल अपारगम्य पदार्थ है, जल अपारगम्य पदार्थ होती है कौन, सुबेरिन। और इसी सुबेरिन का जमा होने की वजह से एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहाँ पर प्रेजेंट है ये, तो एंडोडर्मिस लेयर में प्रेजेंट है, किसकी, जड़ की। क्यों, क्योंकि भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप में एंडोडर्मिस लेयर, मतलब एंडोडर्मिस लेयर में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट रहने का रीजन ये है कि वाटर का जब कंडक्शन होते रहता है तो वाटर के साथ अन्य कई
ऐसे पदार्थ या कई ऐसे बैक्टीरिया इंटर कर जाएंगे जो नीचे से जड़ को पूरी तरीके से प्रभावित कर देंगे, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्लांट जो रहेगा पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। यही कारण है कि उसको बचाव करना है। तो पानी का है ना, पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। एक बार एब्जॉर्ब भी हो गया ना तो सीधा ऊपर की ओर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डाइकॉट जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे तक होते हैं। जैसे पीपल बरगद वगैरह को ही देख ले, कितना बड़ा बड़ा सा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा। ठीक है, तो सुबेरिन का जमा होता है, सुबेरिन वैक्सी मटेरियल होती है, याद रखना है। ठीक है, इसके आगे और देखें, कैस्पिरियन स्ट्रिप वाली बात को भूलना नहीं, डाइकॉट फ्रूट में होती है। एंडोडर्मिस के अंदरूनी हिस्से के सभी ऊतक एक साथ स्टील का निर्माण करते हैं, वे सम्मिलित होते हैं। देखो, एक अलग बात आ रही है यहाँ पर, स्टील, स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? रंभ बोलते हैं, रंभ, रंध्र नहीं है, रंभ। तो एंडोडर्मिस के नीचे जो भी आती है ना, एनसीईआरटी जहां पर पैराग्राफ खत्म करते हैं वहां पर सबसे लास्ट लाइन में यही बात लिखा है कि एंडोडर्मिस के लास्ट लेयर, मतलब एंडोडर्मिस के नीचे या अंदरूनी नीचे अंदर की ओर जो आती है वो रंभ बनाती है। तो रंभ में कौन कौन शामिल होते हैं पूछते हैं, तो पेरीसाइकल होती है भाई, प्लस वेस्कुलर बंडल रहते हैं। वेस्कुलर बंडल में कौन? तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ना, जाइलम फ्लोएम, प्लस और क्या रहते हैं? पित्त भी रहती है। तो ऐसे मिलकर बनते हैं। तो ये कंजक्टिव ऊतक, ऊतक भी दिया गया है। तो कंजक्टिव ऊतक तो हम जानते हैं, मैं बता ही दिया कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में, मतलब वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर बंडल के बीच में रहती कंजक्टिव टिश्यू। वही कंजक्टिव टिश्यू जो रहती है क्या करती है? वेस्कुलर बंडल का हिस्सा होती है, मतलब वेस्कुलर बंडल के पास होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय में विभाजन होती है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है ताकि द्वितीयक वृद्धि हो सके और एनुअल रिंग बन सके, मतलब वार्षिक वलय बनती है। और वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर हम लोग द्वितीयक वृद्धि बता सकते, मतलब उसमें हम लोग कितने साल के हैं पेड़ जो है ना वो बता सकते हैं एनुअल रिंग की वजह से, और हम लोग बनाते हैं। अभी सिर्फ ये याद रखना कि इन सब मिलकर क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं, स्टील या रंध्र बनाते हैं, वह रंभ बनाते हैं, रंभ। ठीक है, तो पेरीसाइकिल और देखते हैं पेरीसाइकिल के लिए। पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के बगल में मोटी दीवार वाली पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की कुछ परतें होती है। पेरीसाइकिल क्या है? एंडोडर्मिस के है ना साइड में रहती है, एंडोडर्मिस के जस्ट ये वाले लेयर में, और पेरेन्काइमेटस रहती है ना। और हम लोग शुरू में देखे भी थे पेरेन्काइमेटस वाली, कॉर्टेक्स में पेरीसाइकिल के पास में पेरेन्काइमेटस सेल होती है, बोला था। तो पेरेन्काइमेटस होती है। द्वितीयक वृद्धि के दौरान पार्श्व जड़ों और संवहनी कैम्बियम की क्षमता इन कोशिकाओं में होती है। सीधी सी बात है, इस पेरीसाइकिल के पास में पेरेन्काइमेटस सेल है, वही पेरेन्काइमेटस सेल कंजक्टिव टिश्यू बना देती है। और कंजक्टिव टिश्यू जो होती है द्वितीयक वृद्धि के दौरान पार्श्व जड़ों या लेटरल साइड में जड़ बनाती है और संवहन कैम्बियम की क्षमता को इन कोशिकाओं में होती है। संवहन मतलब इसमें वेस्कुलर वाले क्षमता भी होती है, वेस्कुलर कैम्बियम से बनाती है। अगला है पित्त, सबसे अंदर वाली। यह छोटा और अस्पष्ट होता है। ये बात याद रखना, द्विबीजपत्री जो जड़ है उसमें छोटा रहता है ये पित्त और अस्पष्ट रहता है, जबकि मोनोकॉट में ना बड़ा रहता है और सुस्पष्ट दिखाई देता है ना। ये बात हम पढ़ेंगे, देखना। ठीक है, कंजक्टिव ऊतक, पेरेन्काइमेटस को सिखाए हैं। कंजक्टिव ऊतक का नेचर कैसा है पूछेगा ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो पेरेन्काइमेटस नेचर होती है ना, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होती है। तो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है, जाइलम और फ्लोएम के भी बीच में है। तो फ्लोएम के बीच में स्थित होती है। संवहनी बंडल, इसमें देखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है कौन सी, इसमें संवहनी बंडल में जाइलम की जो संख्या होती है ना वो कम रहती है। कितनी कम? तो 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम पैच होते हैं। संवहनी बंडल में जाइलम और फ्लोएम की संख्या की बात करेंगे हम लोग तो 2 से 4 ही रहेंगे। जैसे मान लो 1 2 3 4 है ना, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 ही दिखाई दे रहे हैं, लगभग 4 है ना, 1 2 3 4। तो 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैच बने हुए हैं। बाद में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम रिंग विकसित हो जाती है ना, वो बात हम जानते हैं। यहाँ पर एक कैम्बियम रिंग विकसित हो जाती है और यही कैम्बियम रिंग जो है बाद में सेकेंडरी ग्रोथ का प्रतिनिधित्व करती है। कैम्बियम रिंग जो है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनती है, न कि प्राइमरी ग्रोथ की वजह से। तो कैम्बियम रिंग बनती है इसकी वजह से, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। ठीक है, तो पेरीसाइकिल है। आगे देखते हैं, मोनोकॉटिलेडोनस रूट के बारे में बात कर रहे हैं।
तो देखो डाइकॉट को हम लोग पढ़ चुके हैं। मोनोकॉट में पहला लाइन यही लिखा है कि यह लगभग डाइकॉट रूट के ही समान है। इसमें जो सेल का अरेंजमेंट है कैसे है, डाइकॉट रूट के ही समान है। तो कैसे, तो एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, ये चार तो है। उसके अलावा वेस्कुलर बंडल रहते हैं, और क्या रहता है, पीथ। तो ये 6 लोग के बारे में तो हमें पढ़ना रहता है। और सिमिलरली मतलब सिमिलरिटी रहता है, उसके जैसा ही रहता है इनका भी जो सेल का लेयर है वो सब। तो आमतौर पर 6 से अधिक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने कि इसमें पॉली आर्क कंडीशन होते हैं। पॉली आर्क कंडीशन मतलब वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम की जो संख्या होती है ना वो ज्यादा होती है, 6 या 8। तो पॉली आर्क होती है तो 6 से अधिक होती है, मतलब 6 से 8 है, ठीक है। जबकि इसमें कितना था, इसमें 2 से 4 था, जबकि इसमें कितना है, 6 से 8 है, 6 से अधिक। इसको पॉली आर कंडीशन किसमें होती पूछते हैं, तो भाई मोनोकॉट रूट में होती है। बात याद रख लेना है ना। पॉली आर कंडीशन मोनोकॉट रूट में होती है, एमआरपी से याद रख लेना, है ना। एमआरपी पॉली आर कंडीशन मोनोकॉट रूट में होती है। क्या पॉली आर कंडीशन मतलब जाइलम बंडलों की संख्या ज्यादा होती है। और कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई पिथ इसका बड़ा रहता है और अच्छी तरह से विकसित होता है, मतलब सुस्पष्ट होते हैं, जबकि उसमें इनकॉन्सिपियस होते थे, मतलब अस्पष्ट थे, जबकि इसमें क्या है, सुस्पष्ट है। और इसमें कोई भी द्वितीयक वृद्धि होती हुई दिखाई नहीं देगी। तभी हम लोग, है ना, घास को सीधा ऐसे निकाल पाते हैं पूरा, कहाँ से, मिट्टी से, है ना। और गन्ने को सीधा निकाल पाते हैं, है ना। हालांकि गन्ना थोड़ा सा मजबूत रहता है, सीधा नहीं निकलता, लेकिन फिर भी है ना ऐसे खींचेंगे तो निकल जाता है ना। और उसके अलावा मेज वगैरह को करेंगे, यानी मोनोकॉट जितने भी प्लांट है उनको हम सीधा उखाड़ेंगे मिट्टी से तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। क्यों, रूट मजबूत नहीं है, द्वितीय वृद्धि नहीं है उसमें, कोई प्रकार का कुछ भी नहीं है, अपस्थानिक जड़ रहती है उसमें, हम जानते भी है, फाइब्रस मतलब फाइब्रस या रेशेदार रूट रहती है मोनोकॉट्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। इसके अलावा और देखें, अगला है द्विबीजपत्री तना, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, द्विबीजपत्री तना के बारे में। इसमें भी देखें, एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर, सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है, क्यूटिकल की एक पतली परत से ढके रहते हैं, इस पर ट्राइकोम और कुछ रंध्र हो सकते हैं। वही वाला लाइन बताया मैंने, है ना, क्या कि भाई इसमें देखो क्या रहती है, क्यूटिकल रहती, क्यूटिकल की एक पतली परत रहती है, जबकि क्यूटिकल रूट में एब्सेंट थी। एपिडर्मिस लेयर में क्यूटिकल नहीं थी, इसमें है क्यूटिकल लेयर, और इसमें क्या प्रेजेंट है भाई, ट्राइकोम है, और कुछ रंध्र भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रंध्र, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं रंध्र कहाँ पर होती है, पत्ती में, लेकिन यहाँ पर भी रंध्र है, द्विबीजपत्री तनों में रंध्र है, कुछ रंध्र हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है भाई, झूठ नहीं है ये, ठीक है, झूठ नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने, सही बात लिखा है, कुछ रंध्र हो सकते हैं। जब शुरुआत में वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है तो रंध्र तो हो ही सकते हैं उसमें। जब प्रकाश संश्लेषण करता होगा तो उस टाइम में तो गैसीय सेक्शन की जरूरत पड़ता होगा तने को। तो भाई गैसीय सेक्शन करेगा किससे, वो शुरुआत में लेंटिसेल्स या वात रंध्र होते नहीं है, शुरुआत में क्या रहते हैं, रंध्र रहते हैं उसके पास। समझ आया कि नहीं हम, तो ट्राइकोम और रंध्र, और ट्राइकोम के बारे में हम जानते हैं मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। इसको त्वचा रोम बोलते हैं, त्वचा रोम, ट्राइकोम त्वचा रोम। दूसरा एपिडर्मिस के बाद में दूसरा कौन सा, कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच व्यवस्थित कोशिकाओं की कई परतें होती है, इसमें 3 उपक्षेत्र होते हैं। अब देखो भाई, हम हम रूट में पढ़े थे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, लेकिन कॉर्टेक्स को हम लोग 3 सब क्षेत्रों में, है ना, सब डिवीजन में बांट दिए, सब रीजन में। क्यों बांटे हैं बताओ, क्योंकि अलग अलग कोशिका होंगे यहाँ पर। पहले कोलेन काइमा होगा, फिर पेरेन काइमा होगा, फिर स्क्लेरेन काइमा होगा, अभी देखेंगे इसी को। इसीलिए इसमें 3 लेयर बना के दिए हैं, जबकि रूट में कॉर्टेक्स में पूरा पैरेनकाइमेटस लेयर था, और वो पैरेनकाइमेटस सेल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, इंटरसेलुलर स्पेस था, पूरे पैरेनकाइमेटस सेल थे उसमें। तो रूट में, स्टेम में पैरेनकाइमेटस सेल नहीं है पूरे में, इसीलिए 3 क्षेत्र बांटे हैं। जबकि लीफ में क्या होता है, लीफ में पैरेनकाइमेटस सेल मीजोफिल सेल बन गया रहता है कॉर्टेक्स वाली जगह। देखो तीनों में अंतर पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो भाई जब हम
पढ़ते हैं तो पूरी अच्छे तरीके से पढ़ना है हमें, कि हमें मतलब डिफरेंस देखते जाना है, पहले पढ़े उसके बाद को दूसरे से कनेक्ट भी करना है हमें, ठीक है। तो देखें, एक हाइपोडर्मिस कॉर्टिकल लेयर और दूसरा कौन सा एंडोडर्मिस है ना, तो इसको भी देखते हैं हम लोग क्या क्या है। यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमेटस है ना, एंडोडर्मिस, ये सब चीज है ना। डायग्राम को तो हम देखेंगे, यानी पहले इसको पढ़ते हैं डायग्राम को, तो हमें इजी समझ आ जाएगा। देखते हैं हाइपोडर्मिस, देखें एपिडर्मिस के ठीक नीचे बाहरी क्षेत्र, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इसमें देखो कोलेनकाइमा सेल होती है। कोलेनकाइमा स्थूल कोड़ोतक बोलते हैं इसको हिंदी में। इसको किनारे जो रहती है ना, वहां पर लिग्निन वगैरह का जमा हो जाने की वजह से वो कोने या किनारे क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ये बात हम लोग कोलेनकाइमा वाले में पढ़े थे, ठीक है। तो कोलेनकाइमा के कुछ परतें होती है, ये युवा तने को देखो, अब हम कोलेनकाइमा के काम भी पढ़े थे, उसमें सेम लाइन को पढ़े थे कि यह जब तना सहसा अवस्था में रहता है तो उस टाइम में उसकी रक्षा करता है, और यांत्रिक रक्षा करता है, बोला तो मतलब मैकेनिकल सपोर्ट करती है कोलेनकाइमा कोशिकाएं, क्योंकि इसके कोने या किनारे मोटी हो जाती है, क्योंकि लिग्निन वगैरह का जमा हो गया रहता है, सेलुलोज लिग्निन का जमा हो गया रहता है, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं कोने से किनारे से मोटे हो जाते हैं, और ये युवा अवस्था में तने के क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। ये बात हमें याद रख लेना है। दूसरा होती है कौन सा, कॉर्टिकल लेयर। तो कॉर्टिकल लेयर में हाइपोडर्मिस के नीचे होती है, तो हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे इसमें विशिष्ट अंतर कोश की रिक्त स्थान के साथ में गोल पतली दीवार वाली पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती है, और पैरेनकाइमा जहां पर होंगे वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस देती है, जबकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। कोलेनकाइमा सेल आपस में जुड़ी हुई रहती है, कोलेनकाइमा आपस में क्या हो रही रहती है, जुड़ी हुई रहती है। हम डायग्राम से देख भी सकते हैं, है ना। हाइपोडर्मिस वाली जगह को हम देखेंगे तो हाइपोडर्मिस में कोई इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कोलेनकाइमा सेल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रखती, जबकि पैरेनकाइमेटा सेल इस इंटरसेलुलर स्पेस रखती हैं, और इसका रीजन भी है इंटरसेलुलर स्पेस रखने का, है ना। क्योंकि भाई जब ये पैरेनकाइमेटा सेल के पास में क्लोरोप्लास्ट होंगे, सिक्रीशन करेगी कोई चीजों का, तो कहाँ पर डालेगी वो, इंटरसेलुलर स्पेस में तो भेजेगी। तो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, तो हाइपोडर्मिस में रहती है कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस में रहती है कोलेनकाइमा, जबकि कॉर्टिकल लेयर जो रहती है उसमें रहती है पैरेनकाइमा, और इंटरसेलुलर स्पेस भी है। उसके बाद में एंडोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस वाले लेयर अंतरम परत, मतलब सबसे आंतरिक परत है। कोशिकाएं स्टार्च के दानों से भरपूर होती है, इसलिए इसे स्टार्च शीत भी कहा जाता है। देखो जो भी उटपुटांग टाइप का नाम आएगा ना, मतलब है ना अलग टाइप का नाम, वो एंडोडर्मिस वाले में ही आएगा। जैसे कैस्पीरियन स्ट्रिप था रूट में, इसमें स्टार्च का जो है ना लेयर पाई जाती है, स्टार्च शीथ रहती है। स्टार्च शीथ किसमें पाए जाते हैं वाला क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोडर्मिस में स्टार्च, एंडोडर्मिस वाले लेयर में क्या रहती है, स्टार्च का आवरण है। मतलब स्टार्च शीथ किसमें पाए जाते हैं वाला क्वेश्चन पूछेगा तो किसमें पाए जाते हैं, इसको डार्क करके भी लिखा है एनसीईआरटी में, स्टार्च शीथ तो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। और इसके बारे में भी और जानते हैं हम लोग एंडोडर्मिस के बारे में, यहाँ पर है ना एंडोडर्मिस में। इसके बाद में क्या है, पेरीसाइकिल, हाँ पेरीसाइकिल जानते हैं। एंडोडर्मिस के बाद में क्या जानते हैं हम लोग, पेरीसाइकिल के बारे में। तो स्टेल बने हुए रहते हैं किसके, द्विबीजपत्री तना में स्टेल, यहाँ पर स्टेल है ये भी, है ना। इसमें भी पेरीसाइकिल, वही एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, और उसके बाद में वेस्कुलर बंडल, फिर उसके बाद में मेडुलरी रेस, है ना, ये क्या होती है मेडुलरी रेस जानेंगे, और उसके बाद में पित्त। तो ये अंदर की ओर जितने भी रहते हैं इन सब लोग रंभ बनाते हैं या स्टील बनाते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। उसके अलावा और देखते हैं पेरीसाइकिल के बारे में देखते हैं। एंडोडर्मिस में क्या होती है, स्टार्च शीथ होती है, जान गए हम लोग। हाइपोडर्मिस कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा था, कॉर्टिकल लेयर में पैरेनकाइमा था, और एंडोडर्मिस में स्टार्च शीथ था, ठीक है। पहले वाले हाइपोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं थे, क्योंकि कोलेनकाइमा सेल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रखती। पैरेनकाइमा वाले में इंटरसेलुलर स्पेस है, क्योंकि वो कॉर्टिकल लेयर में है, प्रेजेंट है। जबकि इसमें एंडोडर्मिस में कोई इंटरसेलुलर स्पेस इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें स्टार्च है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे पेरीसाइकिल के बारे में। तो पेरीसाइकिल में एक और जो बचा हुआ जो सेल है ना, वो रहती है स्क्लेरेनकाइमा के भाई, स्क्लेरेनकाइमा तो वो भूल ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। यह एंडोडर्मिस के अंदरूनी हिस्से पर और फ्लोएम के ऊपर स्क्लेरेनकाइमा के अर्धचंद्र पैच के रूप में मौजूद होती है, अर्धचंद्र पैच के रूप में मौजूद होती है। कौन,
ये जो पेरीसाइकिल के जस्ट अर्धचंद्र मतलब आधा चंद्र के जैसे ऐसे देखो लेयर लेयर लेयर, और ये देखो ऊपर की ओर में ये वाली क्या है, फ्लोएम है, ये वाली फ्लोएम है, उसके ऊपर की ओर में ऐसे लेयर बनाई हुई है पेरीसाइकिल के ऊपर में अर्धचंद्राकार रूप में, अर्धचंद्र पैच के रूप में। और ये कौन सी सेल है, स्क्लेरेनकाइमा सेल होती है। ठीक है, अगला है मेडुलरी रेस, संवहनी पंडलों के बीच रेडियल रूप से रखी गई पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें। अब मेडुलरी रेस है तो हम शुरू में पढ़े थे जहां पर कुछ नहीं रहता वहां पर कौन लोग रहते हैं, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा है यहाँ पर मेडुलरी रेस में, तो संवहनी पंडलों के बीच रेडियल रूप से रखी, रेडियली रूप से मतलब त्रिज्यीय रूप से रखी हुई रहती है ना, वो मेडुलरी रेस बनाती है। और मेडुलरी रेस जो रहती है ना कनेक्ट करती है, देखो ये मेडुलरी रेस है, ये वाली जो कैम्बियम के ऊपर में ये वाली जो लेयर है ना, मेडुलरी रेस बना रही है ना, ये देखो यहाँ पर से ये पूरा बताया गया ये वाली है ना, ये और ये मेडुलरी रेस बनाई है, मतलब ऐसे ऐसे एक लेयर ऐसे ऐसे बनाया मेडुलरी रेस है ना, वो संवहन मंडलों के बीच में रेडियल रूप से रखी गई पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, मज्जा किरण बोलते हैं जिसको। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में ज्यादा काम आती है, अभी तो हमें याद नहीं रखना है इन सब चीजों को ज्यादा है। मेडुलरी रेस को सीधा बोले कि संवहन मंडलों के बीच में अरी रूप से या रेडियली रूप से या त्रिज्यीय रूप से बोलेंगे है ना, तो व्यवस्थित रहती है, याद रखना है। ठीक है, संवहनी बंडल बड़ी संख्या में होते हैं, उनकी अनूठी व्यवस्था द्विबीजपत्री तने की एक विशेष विशेषता है। सीधी सी बात है भाई, वाटर का कंडक्शन करना है, इतना बड़ा स्टेम बनाएंगे तो इसको तो अच्छे मात्रा में रहना पड़ेगा, बड़ी संख्या में उपस्थित होती है वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल बड़ी संख्या में होगी, उसकी अनूठी व्यवस्था द्विबीजपत्री तने की एक विशेषता है, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक संवहनी बंडल एक साथ और खुला है ना, एक साथ का मतलब कॉन्जॉइंट होते हैं, कॉन्जॉइंट का मतलब एक साथ है, देखो वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक साथ रहते हैं ऐसे, और क्या रहती है, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, खुला हुआ रहता है, हम जानते हैं डाइकॉट बोल दिए तो सीधा ओपन। और प्रोटोजाइलम एंडार्क वाला है यहाँ पर, है ना, कैसे, तो यहाँ पर का प्रोटोजाइलम कैसा है भाई, तो वो अंदर की ओर है, जबकि इसके मेटाजाइलम जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे, ये कहाँ की ओर है, बाहर। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडार्क बोलते हैं। तो याद रखना कि एंडार्क का मतलब होता है, एंडार्क का मतलब अंदर, अंदर कौन, प्रोटोजाइलम, और एक इसमें रहती है स्टेम में। तो चूंकि हम स्टेम ही तो पढ़ रहे हैं, पिथ तने का मध्य भाग, इसमें बड़े अंतर कोश के रिक्त स्थान के साथ कई गोल पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं। तो पिथ जो है बड़ी सी संरचना है, इसमें पैरेनकाइमेटस सेल भी रहती है बोल रहे हैं, और अब तने के अंदर वाले भाग में पिथ वगैरह से उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, किसके, द्विबीजपत्री तने के। लेकिन एक बीजपत्री के तने में पूछेंगे पिथ को, क्योंकि वहां पर का पिथ अलग टाइप का होता है, तो देखते हैं वाटर कैविटी वगैरह प्रेजेंट होती है, इसको जानते हैं देखना। अगला है मोनोकॉट स्टेम, इसमें एक स्क्लेरोकाइमेटस हाइपोडर्मिस, कई बिखरे हुए संवहनी बंडल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक स्क्लेरोकाइमेटस बंडल से घिरा होता है, और एक बड़ा विशिष्ट पैरेनकाइमेटस ग्राउंड ऊतक बनाते हैं। ग्राउंड टिश्यू में पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। हाइपोडर्मिस जो होती है, स्क्लेरोकाइमेटस सेल हाइपोडर्मिस बनाते हैं, मतलब कॉर्टेक्स का। इसमें कई बिखरे हुए संवहन बंडल पाए जाते हैं, कई बिखरे हुए, एक यहाँ पर ग्रुप है, एक यहाँ ग्रुप है, एक यहाँ ग्रुप है, एक यहाँ ग्रुप। चूंकि वाटर का कंडक्शन को कंटिन्यूअसली नहीं रखना रहता, कंटिन्यू नहीं होगा तो भी चलेगा, इसीलिए दूर दूर में वेस्कुलर बंडल अरेंज है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल दूर दूर में है ना, किसमें, हाइपोडर्मिस में बिखरे हुए, हाइपोडर्मिस वाली जगह में पूरा बिखरे हुए संवहन बंडल पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में स्क्लेरोकाइमेटस बंडल शीथ से घिरे होते हैं, और पूरे वेस्कुलर बंडल के चारों ओर में ना ऐसे बंडल शीथ कोशिकाएं होती है। तभी तो हम लोग शीप और प्लांट्स के बारे में जब पढ़ते हैं, तो सिप और प्लांट्स में हम जानते हैं मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के बीच में सिप और साइकिल चलता है, और ये वहां पर कौन सी सेल है, तो ये बंडल शीथ सेल है, और बंडल शीथ सेल जो रहती है क्या करती है, वेस्कुलर बंडल को घेर के रखती है, को घेरे रहती है, घेरे रहती है, और यहाँ पर सिप और साइकिल चलता है वाली बात जाने थे, तो बंडल शीथ सेल यहाँ पर वेस्कुलर बंडल को घेरे रहती है, किसमें, मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, और एक बड़ा विशिष्ट पैरेनकाइमेटस ग्राउंड ऊतक होते हैं, यहाँ पर ग्राउंड ऊतक पैरेनकाइमेटस है। संवहनी बंडल एक साथ और बंद होते हैं, सीधी सी बात है, एक साथ का मतलब कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट का मतलब दोनों जाइलम फ्लोएम एक साथ होंगे, और बंद का मतलब क्लोज, कैम्बियम रहेंगे नहीं, कैम्बियम नहीं है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होगा। परिधि संवहनी बंडल केंद्रीय रूप से स्थित लोगों की तुलना में छोटे होते, परिधि संवहन बंडल मतलब
अंदर में जो वेस्कुलर बंडल रहेगा वो छोटा छोटा रहेगा, है ना, परिधि वाला जो रहेगा, है ना, परिधि संवहन बंडल केंद्रीय रूप से स्थित लोगों के तुलना में छोटे होते हैं। परिधि में जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, अंदर वाला छोटा रहेगा, ये बोल रहा है। वेस्कुलर बंडल ऐसे रहेंगे। यहाँ पर भी क्या है, किसका लेयर है, ये बंडल शीट है। ये बंडल शीट सेल सभी जगह ना, ये बंडल शीट सेल किसको घेरा हुआ रहता है, ये वेस्कुलर बंडल को घेरा हुआ रहता है। तो अंदर में जो परिधि अंदर में होंगे केंद्र में, वहां पर वो छोटा, मतलब ऐसे घेरा बनाएंगे, मतलब छोटा वेस्कुलर बंडल होगा यहाँ पर ऐसे, वी भी है। जबकि बाहर वाले लोग परिधि क्या होते हैं, बड़े। परिधि संवहनी बंडल केंद्रीय रूप से इससे लोगों की तुलना में छोटे, परिधि वाले छोटे होते हैं, सॉरी, ये बड़े रहेंगे और परिधि वाले क्या रहेंगे, छोटे। देखो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल, ये क्या है, बड़े, मतलब लार्ज साइज के हैं। जबकि परिधि की ओर रहते क्या रहते हैं, स्मॉल साइज के, वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल दोनों तरफ है, लेकिन है ना, अंदर वाले लोग क्या है, बड़े हैं, और बाहर वाले क्या है, छोटे हैं। ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होती, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फ्लोएम पैरेन्काइमा absent होती है, फ्लोएम के पैरेन्काइमेटस सेल नहीं होते। यहाँ पर फ्लोएम बनी हुई रहती है 4 चीजों से, उसमें से एक चीज नहीं है, फ्लोएम पैरेन्काइमा absent है। किसमें, मोनोकॉट स्टेम में। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया क्वेश्चन है। और संवहनी बंडल के भीतर में ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने, वाटर कैविटी पाई जाती है, जल को रखने वाली गुहाएं पाई जाती है यहाँ पर। क्योंकि भाई यहाँ पर वाटर का कंडक्शन एकदम कंटिन्यूअसली होता नहीं है, तो वाटर को रखने के लिए यहाँ पर कैविटी रहती है। क्यों भाई, क्योंकि जरूरत पड़ने पर, है ना, उसका यूज कर सके। और हम जानते भी है कि मोनोकॉट रूट जो है ना, एडॉप्ट मोनोकॉट जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो C4 साइकिल प्रदर्शित करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं है उसमें, पानी कम भी रहता है तो भी सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब उत्पादन अधिक देते हैं। तो वाटर को रखने वाली केविटी रहती है उसके पास में, वाटर को रखने जल गुहिकाएं होती है। ठीक है। कहां पर, वेस्कुलर बंडल के भीतर में, मतलब वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम, तो उसके पास में वाटर को रखने के लिए कैविटी होती है, और वाटर को रखी रहती है, इसीलिए वो कम पानी में भी सरवाइव कर सकती है और ज्यादा उत्पादन दे सकती है। और C4 प्लांट ज्यादा उत्पादन देते हैं, और हम जानते हैं क्यों, क्योंकि उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसीलिए। तो हम समझ गए यहाँ से। तो ये मिजोफिल सेल था, और मिजोफिल सेल में C3 साइकिल चलती है, ये मिजोफिल सेल है। और मिजोफिल सेल में, है ना, क्या चलती है, C3 साइकिल, और C3 साइकिल चल के वेस्कुलर बंडल के साथ में C4 साइकिल चलाते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर, है ना, यहाँ पर दो बात बताया गया है, कौन कौन से, मोनोकॉट स्टेम के लिए, तने के लिए। तो बोलोगे कि तने में तो फिर कहाँ से मिजोफिल सेल और ये सब वेस्कुलर बंडल, तो भाई तना जब सहसा अवस्था में रहता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उस टाइम की बात है, बाद में वुडी हो जाता है। समझ आया कि नहीं है, तो ये बात हमें जाने। वाटर कैविटी वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल को रखने वाली गुहाएं होती है। ठीक है। अगला है डॉर्सी वेंट्रल लिप्स, डी से याद रखना डॉर्सी वेंट्रल लिप, और डी से याद रखना इसको डाइकॉन। इसका इंग्लिश नाम ही याद रखोगे तो ही ज्यादा अच्छा है। इसको डोर्सी वेंट्रल को पृष्ठधारी पत्ती बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पृष्ठ, डोर्सल, डोर्सल पृष्ठ, डोर्सल, वेंट्रल, डोर्सल, तो इसको पृष्ठाधारी पत्ती बोलते हैं, पृष्ठाधारी पत्ती। तो पृष्ठाधारी पत्ती है ये कौन, ये द्विबीजपत्री जो है। लेमिना के माध्यम से एक द्विबीजपत्री पत्ती का ऊर्ध्वाधर खंड हम 3 प्रमुख भाग दिखाई देता है। लेमिना मतलब जो पत्रक होता है, पत्रक, लेमिना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये लेमिना है। लेमिना में भी ऐसा ऐसा बना हुआ रहता है भाई, यही ऐसा बना हुआ रहता है, वही अंदर तक नहीं जाता, तो सरल लिप, है ना, सिंपल लिप हो जाता है, चला जाता है तो कंपाउंड लिप बन जाती है। तो ये लेमिना के माध्यम से द्विबीजपत्री का हम लोग अवलोकन करते हैं। तो देखें इसको, तो लेमिना के माध्यम से यदि हम कर रहे हैं, मतलब पत्ती को देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा हमें। तो सबसे पहला, है ना, और दूसरा और तीसरा। तो पहला वाला बात क्या आती है, तो इसमें भी तो क्या है, पत्ती है, तो पहला आउटर लेयर तो एपिडर्मिस ही रहती है। दूसरा क्या है, दूसरा वाला लेयर कॉर्टेक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर की कॉर्टेक्स वाली सेल जो रहती है ना, पैरेन्काइमेटस रहती है, वो बदल जाती है, किसमें बताया, तो मेसोफिल सेल में।
है ना, ये बात हम लोग वहां पर पढ़े थे, है ना। तो उस टाइम में मैं बताया क्या कि मीजोफिल सेल है जो कॉर्टेक्स में रहती है, पहले पैरेंटेमिटा सेल रहती है, वो बदल जाती पत्तियों में, क्या हो जाती है मीजोफिल सेल। और उसके बाद में भाई वेस्कुलर बंडल तो रहना ही रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वेस्कुलर बंडल नहीं रहेंगे पानी आएगा कैसे, जाइलम फ्लोएम नहीं रहेंगे तो पत्ती में जो पानी की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए वो कैसे मिलेगा इसको, या इसमें जो खाना बनती है वो यहाँ से निकल के कैसे जाएगी। समझ आया कि नहीं हम, तो यहाँ पर ये बात जानते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, तो एपिडर्मिस लेयर जो है ना दोनों तरफ रहती पत्ती, ऊपर भी रहती नीचे भी रहती, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग एडेक्सियल बोलते हैं, एडेक्सियल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपाक्ष या उपाक्ष बोलते हैं, मैं हिंदी में नहीं जानता, है ना, लेकिन एडेक्सियल है, अपाक्ष होगा शायद, उपाक्ष है उपाक्ष, ठीक है, एडेक्सियल है, ठीक है। नीचे वाले क्या है एबेक्सियल, ऊपर वाले क्या है एडेक्सियल, नीचे वाले क्या है एबेक्सियल है, ठीक है। एपिडर्मिस के ही दो भाग हो गए, है ना, ऊपर और नीचे, तो ये ऊपर वाला भाग एडेक्सियल है, नीचे वाला भाग क्या है एबेक्सियल है। एपिडर्मिस खत्म। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास में मीजोफिल है, लेकिन इस बार अब मीजोफिल जो है ना वो भी एक जैसे नहीं है। डाइकॉट में, डाइकॉट का मतलब द्विरूपता दिखाया गया, दो दो प्रकार से, है ना, मेसोफिल दो प्रकार से, एक पेलिसेड है, दूसरा कौन सा स्पॉन्जी टाइप ऑफ मेसोफिल सेल है। तो पेलिसेड वाला जो रहेगा वो इसको खंभे के आकार का रहता है, खंभ मेसोफिल है ये, खंभ मध्य पर्णोतक बोलते हैं इसको, पर्ण मध्योतक। जबकि स्पॉन्जी क्या है, स्पॉन्जी मतलब नरम, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, तो ये दूसरा नंबर है हमारा, ठीक है, कौन सा नंबर दूसरा नंबर। तो मीजोफिल सेल जो रहती है दो प्रकार से, एक पेलिसेड में रहती है, पेलिसेड मीजोफिल है, और दूसरा क्या है स्पॉन्जी मीजोफिल होते हैं, ठीक है। तो भाई पेलिसेड वाले लोग एडेक्सियल ऊपर की ओर रहते हैं पेलिसेड वाले, जबकि एडेक्सियल की ओर में रहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस वाले। और हम देख भी सकते हैं यहाँ पर इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह दिखाई नहीं देंगे, इनके बीच में नहीं है ना, इनके दोनों ग्रुप के बीच में है, भली इनके बीच में नहीं, इनके बीच में नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। जबकि स्पॉन्जी वाले में देखना है यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस रहते हैं, इंटरसेलुलर, ये सब भी जानना है हमें, क्योंकि जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हालत खराब हो जाता है इन्हीं सबसे, है ना, एक एक वर्ड से, एक एक वर्ड मतलब इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं है, भाई हम तो ध्यान ही नहीं दिए उसमें, ऐसा लगता है कि नहीं लगता, तो क्वेश्चन गलत हो जाती है। क्वेश्चन गलत होने का रीजन क्या है, हम उन बारीकी को नहीं देख पाते जिन बारीकी को एनसीईआरटी ने लिखा है ना, उसको बताया है, और उसका नाम मतलब पूरा बात बताया, यदि हम सब चीज को पढ़ेंगे तभी जाकर पता चलेगा, है ना, वरना नहीं पता चलेगा। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और बीच में एयर कैविटी वगैरह भी बनी हुई दिखाई दे रही है ना, तो ये बात भी हमें जानना है, ठीक है, समझ गया। और जानते हैं, चूंकि पत्ती है तो रंध्र होगा, पत्ती नहीं रहता तो रंध्र नहीं रहता, है ना, जैसे स्टेम में कुछ में रहते हैं कुछ में नहीं रहते, पत्ती है तो रंध्र होगा, तो ऊपर वाली जगह में कुछ रंध्र होते हैं, ये बात से बिना क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ रंध्र है मतलब कम है, रंध्रों की संख्या क्या है कम, जबकि रंध्रों की संख्या ज्यादा रहती, रंध्र मतलब स्टोमेटा ज्यादा मात्रा में होते हैं निचली सतह में, है ना, निचली सतह वाले में रहती है रंध्र की मात्रा ज्यादा, ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की हानि को कम कर सके, इसीलिए निचली सतह, पत्ती की ऊपरी सतह निचली सतह दो सतह रहती है, ऊपर की तरफ ज्यादा ग्रीन दिखाई देता है, नीचे की तरफ कम ग्रीन दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्यादा ऊपर में क्लोरोफिल वगैरह रहती है, रंध्र ऊपर में कम रहते हैं, बंद रहती है ना, रंध्र कम है और ऊपर से थोड़ा बहुत ही ओपन रहते हैं, नीचे की तरफ में ज्यादा रंध्र होते हैं। तो स्टोमेटा को देखो, एनसीईआरटी डायग्राम भी दिया है उसमें भी हम देखें तो स्टोमेटा को चाहता तो ऊपर की तरफ भी बना सकता था, नीचे की तरफ ही ये बनाया है, क्योंकि नीचे की तरफ ही ज्यादा स्टोमेटा रहती है, लेकिन ये बात ये भी नहीं लिखा कि ऊपर की तरफ में एब्सेंट होते हैं, बात भी लिखा, ऊपर की तरफ ये लिखा है कि ऊपर की तरफ में रंध्र कम होते हैं, ये बात लिखा है, जबकि नीचे की तरफ रंध्रों की संख्या या एबेक्सियल एपिडर्मिस वाली जगह में रंध्र की संख्या ज्यादा होती है, बात लिखा है एनसीईआरटी, ठीक है, जान गए। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जानते हैं पत्तियों में, है ना, कैसे रहती पत्ती में,
जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या में रहते हैं, जाइलम फ्लोएम, है ना, ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जाइलम फ्लोएम वहां पर कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, और यहाँ पर भी कैम्बियम प्रेजेंट है। लेकिन इसके पूरे ऐसे रहते हैं जाइलम बंडल, है ना, जाइलम और फ्लोएम के वेस्कुलर बंडल, इसको ना चारों तरफ से एक सेल जो है ना घेरी रहती है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या, तो बंडल सी सेल है, ठीक है। बंडल से सेल घेरे हुए हैं, तो बंडल से सेल जान गए, जाइलम फ्लोएम जान गए, जाइलम अंदर रहती, फ्लोएम बाहर की ओर रहती, ये भी जान गए हम लोग। तो द्विबीजपत्री, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, और कि यह जो भी बात बताया वही बात लिखा है। यह पत्ती की ऊपरी सतह पर एडेक्सियल, है ना, एपिडर्मिस, और निचली सतह एबैक्सियल एपिडर्मिस दोनों को कवर करती है एपिडर्मिस। इसमें एक विशिष्ट छलनी, मतलब इसमें, है ना, क्यूटिकल याद रखना भाई, क्यूटिकल होती है ना, ये बात याद रखना। क्यूटिकल तने में भी है, पत्ती में भी है, छलनी का मतलब पत्ती है, क्यूटिकल में प्रेजेंट होती, क्यूटिकल है, क्यूटिकल रहेगी ही रहेगी, क्यों भाई, ऊपर में पानी लगातार यहाँ से, है ना, प्रकाश आ रही है, लाइट आ रही है, क्लोरोफिल को तो नष्ट कर देगा। तो एपिड क्यूटिकल की लेयर रहती है ताकि उसको प्रोटेक्ट करती है, मुलायम लेयर होती है ना। पत्ती को देखना बहुत सॉफ्ट हो जाती है, ऊपर की ओर में एक मोमी टाइप की लेयर, एक लेयर बना के रखी हुई रहती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। एबैक्सियल एपिडर्मिस आमतौर पर अधिक रंध्र सहन करता है, मतलब वही बात बोला कि नीचे की ओर में ज्यादा रंध्र होते हैं, ये बात हम जानते हैं। एडेक्सियल एपिडर्मिस रंध्र कम या कभी कभी अनुपस्थित भी होते हैं, ठीक है, बहुत कम रहते हैं, और कभी कभी क्या रहते हैं, कुछ रंध्र कम या अनुपस्थित या अब्सेंट भी रहते हैं, ये बात भी लिखा है एनसीईआरटी में, या तो अनुपस्थित भी होते हैं, ठीक है। और जानते हैं मेसोफिल सेल, ऊपरी और निचले एपिडर्मिस के बीच का ऊतक है ये, अब जानते भी हैं, दोनों एपिडर्मिस के बीच में कॉर्टेक्स वाली जगह में। यह पेरेनकाइमा से बना होता है, पेरेनकाइमा से बना है मेसोफिल, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेसोफिल सेल कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो मेसो पेरेनकाइमा रहती है उसका नाम ही मेसोफिल हो जाता है पत्तियों में, ऐसा बोल चुके हैं पहले से। सीधा सा पूछेंगे कि मेसोफिल सेल का नेचर कैसा है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा करके, तो पेरेनकाइमा नेचर की होती है भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक पेलीसेड होती है, दूसरा स्पॉन्जी पेरेनकाइमा होते हैं, ये बात मैं बता दी, ठीक है। अब मेसोफिल सेल में पेलीसेड पेरेनकाइमा, इसे एडेक्सियली रखा जाता है, एडेक्सियली मैं पहले ही बताया कि एडेक्सियल वाली तरफ रहते हैं ये पेलीसेड वाले, ये लाइन से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पेलीसेड वाला किधर है, ऊपर की ओर है भाई, तभी तो लाइट को आने में थोड़ा देरी लगेगा, ऐसे रहेंगे तब तो, या इसमें रहेंगे सीधा इसको बश कर देगा, लाइट आएगा तो फोड़ देगा, सोलराइजेशन बोलते हैं ना, क्लोरोफिल को नष्ट कर देना सोलराइजेशन कहलाता है। तो ऐसे रहते हैं, लाइट आने में देरी लगेगा इसको अंदर आने में, है ना। लंबी कोशिकाओं से बना होता है जो लंबवत होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर रहते हैं। स्पंजी पेरेनकाइमा अंडाकार या गोल और शिथिल रूप से व्यवस्थित रहते हैं, अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, शिथिल का मतलब ढीला ढाला रहेंगे, पहली सेट कोशिकाओं के नीचे स्थित होंगे, और नीचे एपिडर्मिस तक फैला रहता है। इन कोशिकाओं के बीच में कई बड़े स्थान वगैरह हो पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस रहती है, उसके अलावा एयर कैविटी वगैरह भी प्रेजेंट होती है। तो एयर कैविटी स्पंजी पेरेनकाइमा में होती है, न कि पेलिसेड पेरेनकाइमा में, बात भी जानना है। और देखें वेस्कुलर बंडल, इसमें संवहनी बंडल शामिल है, इसमें सीरा और मध्य सीरा में देखा जाता है, मतलब है ना, वेन्स एंड मिड रिप्स में देखा जाता है ना, मतलब मिड रिप, ऐसे मिड रिप बना हुआ रहता है पत्ती में, ऐसे मतलब मिड रिप, ऐसे मिड रिप, और यहाँ पर ऐसे जो ब्रांचेस है इसमें वेस्कुलर बंडल वगैरह रहते हैं। संवहनी बंडलों का आकार सीरा के आकार पर निर्भर करता है, ये बात याद रखना कि किस पर निर्भर करता है, पूछ सकते हैं। वेस्कुलर बंडल का जो साइज है सीरा के ऊपर में निर्भर करते हैं, मतलब वेन्स कैसी है उसमें, उसके ऊपर में निर्भर करते हैं, है ना। द्विबीजपत्री पत्तियों की जली, और हम जानते हैं द्विबीजपत्री में जलिका व सीरा विन्यास पाई जाती है, तो सिराओं की मोटाई अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। कुछ पत्ती में देखना बहुत ज्यादा जालीनुमा संरचना होती है, कुछ में बहुत कम जालीनुमा रहती है, लेकिन जालीनुमा रहती है, तो मोटाई भिन्न भिन्न होती है। संवहनी बंडल मोटी दीवार वाली बंडल शीथ कोशिकाओं के एक परत से घिरे रहते हैं। और देखो ये भी याद रखना ना क्या, कि बंडल शीथ का तो लेयर है, लेकिन एक ही लेयर है ना, ये बात भी हमें पता होना चाहिए। बंडल शीथ तो है, लेयर बनाई हुई है, लेकिन कितनी है, एक ही है भाई, याद रखना। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये वाली जो लेयर है बंडल शीथ की लेयर है, जो जाइलम फ्लोएम को घेर के रखी हुई है, और इसका सेल का नाम है बंडल शीथ सेल जो रहती है ये,
ठीक है, तो ये डोर्सिवेंट्रल लीव्स हैं। अगला है आइसो बाइलेटरल। आइसो मतलब आइसो को, आइसो वर्ड बोलते ही ना सम हो जाती है, समव्यासी पत्ती, ठीक है, समद्विपार्श्विक बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, समद्विपार्श्विक पत्ती, समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक पत्ती है ये। तो कैसे, दोनों तरफ इसके समान रहते हैं, जबकि डाइकॉट में कैसा था, पृष्ठाधारी पत्ती, पृष्ठ तरफ अलग रहते हैं उसके, है ना, सामने तरफ अलग, पृष्ठ तरफ अलग रहते हैं, पृष्ठाधारी। ये क्या है, समद्विपार्श्विक पत्ती है। कौन, मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट पत्ती की शारीरिक रचना कई मायनों में द्विबीजपत्री की तरह ही होती है, कई मायनों में उसके जैसे ही दिखाई देती है। यह निम्नलिखित अंतर दिखाता है, तो कौन कौन से अंतर होती जानते हैं, तो एपिडर्मिस की दोनों सतह पर रंध्र की संख्या समान होंगे ना, यहाँ पर दोनों तरफ ना रंध्र होंगे और दोनों की तरफ में रंध्र समान होंगे, दोनों तरफ रंध्र होंगे, जबकि उसमें एडेक्सियल वाले में कम था या तो अनुपस्थित था, एबेक्सियल वाले में ज्यादा रंध्र थे, जबकि इसमें एपिडर्मिस के दोनों सतहों में रंध्र मौजूद होते हैं। ठीक है, मेसोफिल को पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइम विभेदित नहीं किया गया है। मेसोफिल सेल को इस बार मेसोफिल सेल ही बोलेंगे, पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइम नहीं बोलेंगे, ये बात याद रखना, है ना। यहाँ पर देखो एडेक्सियल एपिडर्मिस है और इधर क्या एबेक्सियल, यहाँ पर सब स्टोमेटल कैविटी वगैरह प्रेजेंट होती है, देखो यहाँ पर स्टोमेटल कैविटी है ना। जाइलम भी दिखाया गया है और मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल एक ही जैसे है, फ्लोएम भी दिखाया गया है यहाँ पर, इसके बारे में और पढ़ते हैं। घास में सीरा के साथ कुछ एडेक्सियल एपिडर्मिस की कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है ना, ये वाली लाइन को तो मिस ही नहीं करना है। घास को सीरा के साथ किसके साथ मिलकर बनाती है वो भी जानना है, तो सीरा के साथ वेन, वेन का मतलब सीरा, मतलब सीरा प्लस एडेक्सियल, एबेक्सियल नहीं बोल रहा है ना, एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस, और एडेक्सियल को हम जानते हैं किधर की ओर रहती है, एडेक्सियल वाले ऊपर की ओर, ऊपर वाले लोग एडेक्सियल हैं, कि कोशिकाएं बड़ी, खाली और रंगहीन कोशिकाओं में बदल जाती है, जिसका नाम ही क्या है, बूली फॉर्म सेल। इंपॉर्टेंट लाइन है, बूली फॉर्म सेल किसमें पाई जाती है वाला क्वेश्चन पूछते हैं, तो बूली फॉर्म सेल किसमें पाई जाती है, घास में। भाई घास में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बनाई किससे रहती है, तो एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल जब वेन के साथ में मिल जाती है तो ही बनती है, ये बात याद रखना। बूली फॉर्म सेल बनती है जब वे पानी को अवशोषित कर लेते हैं और टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड मतलब, भाई देखो ये सेल है, इसके अंदर पानी गई तो पानी जाने के बाद में टर्जिडिटी हो जाता है, टर्जिड का मतलब फूल जाना, फूल जाती है, बलून जैसा हो जाएगा ये। तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, सेल हो गया क्या, टर्जिट। ठीक है, जब ये पानी को अवशोषित करते हैं, टर्जिट हो जाते हैं वे, तो पत्ती की सतह उजागर हो जाती है। पत्ती की सतह ऐसे था, यहाँ के सेल में पानी भरा तो ऐसे हो गया, जैसे स्वेलिंग होता है तो ऊपर में अलग से आ जाते हैं ना, वैसे टाइप का। ठीक है, तो स्वेलिंग हो गया। जब वे पत्ती के तनाव के कारण ढीले हो जाते हैं तो वे पानी के नुकसान को कम करने के लिए पत्ती के अंदर की तरफ घूमते हैं। अब देखो ये तो क्या हो गया, पानी ज्यादा है इसके पास में, पानी को अवशोषित कर लिया, पानी ज्यादा तो ऐसे फूल गए, अब पानी कम हो गया तो ऐसे हो जाते हैं, अंदर की ओर हो जाएंगे, फूलेंगे नहीं, इस बार पिचक जाएंगे। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि बुली फॉर्म सेल है ना, क्या करते हैं पूछेंगे, तो वाटर लॉस से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं या तो फिर प्रिवेंट करते हैं, बात याद रखना। ठीक है, तो बुली फॉर्म सेल मुड़ के क्या करते हैं, जल के तनाव के समय, मतलब पानी के तनाव या पानी जिस टाइम में कम रहता है गर्मी के समय में, तो उस टाइम में ढीले हो जाते हैं, ढीले होकर है ना पानी के नुकसान को कम करते हैं, पत्तियों को अंदर की तरफ घुमाते हैं, तो पत्ती को अंदर की तरफ कर्ल कर देते हैं, कर्ली करवाते हैं। समानांतर सीरा विन्यास पाई जाती है इसमें, है ना, हम जानते भी हैं मोनोकॉट लीफ में समांतर सीरा विन्यास संवहनी बंडलों मुख्य सीरा को छोड़कर के समान आकार में परिलक्षित होता है ना। मुख्य सिरा को छोड़कर सभी जगह, मिड रिब बस को छोड़ देंगे तो बाकी सभी जगह में सिरिकाएं जो रहती है, जैसे मिड रिब है उसको छोड़ देंगे, बाकी सब लोग ऐसे समांतर गए हुए रहते हैं इस पत्ती में। ठीक है, रंध्र की संख्या दोनों तरफ समान है,
स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को, और ये सब में डिवाइडेड नहीं है, मेसोफिल ही है। बुलीफॉर्म सेल एक्स्ट्रा है, देखो ये बुलीफॉर्म सेल दिखाई दे रहा है, ये वाली सेल जो होती है इसमें स्टोमेटल ओपनिंग दिखाई दे रहा है, ये बुलीफॉर्म सेल है, ये बुलीफॉर्म सेल्स, मतलब ये स्टोमेटा के ओपनिंग को बता रहा है। यहाँ पर एडेक्सियल के साथ में, वेन्स के साथ में, दोनों जब मिलते हैं, इन लोग मिलते हैं, तो यहाँ पर है ना कहीं पर ये इस वाली जगह में यहाँ पर बुलीफॉर्म सेल। तो बुलीफॉर्म सेल किधर की ओर दिखाई देते हैं पूछेंगे ना, तो ऊपरी ओर दिखाई देते हैं, ये वाली को हटा देंगे यहाँ से, ऊपर की ओर दिखाई देते हैं बुलीफॉर्म सेल ना, याद रखा, क्योंकि एडेक्सियल के साथ में सीरा का क्या होता है ना, सीरा मिलते हैं तब होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो समद्विपार्श्विक पत्ती, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। तो ये हम लोग पढ़े, है ना, पूरा एनाटॉमी इसी में खत्म हो जाता है। एनाटॉमी एक्चुअल में यहीं पर से स्टार्ट था, जो हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़े उसमें तो पूरे टिश्यू के बारे में था, लेकिन आज हम लोग जितना भी चीज पढ़े ना, सब जहां जहां पर इंपॉर्टेंट मार्क्स किए ना, सभी जगह से वैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इन सब का यदि हमें क्लास चाहिए तो यहाँ देख सकते हैं, नीट जोन के WD को सब्सक्राइब करना है, ताकि, है ना, और भी अच्छे अच्छे क्लास है सब देखने को मिलेंगे, है ना, फ्यूचर में, ठीक है। थैंक यू।